दोस्तों नमस्कार। कल जैसे कि हमने कहा था, बेसिक्स और फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और जैसे कि शुरुआत की थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेल्थ क्रिएशन एंड इनकम जनरेशन। वेल्थ क्रिएशन एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो ये बताता है कि वेल्थ जनरेशन तक चले। कुछ ऐसी ही बेसिक्स और स्ट्रांग फंडामेंटल्स के साथ ये चेंज शुरू हुई थी। जैसे प्रॉमिस किया था, आज जो इस सेशन को सुनेगा समझेगा, उनका फंडामेंटल एंड बेसिक of this chain will be clear। आपके सामने आ रहे हैं द पर्सन हु क्लियर्स द डाउट फॉर एंटायर नेशन प्लस इंटरनेशनल मार्केट। अपनी चेन को और क्लैरिटी के बारे में या और क्लैरिटी के साथ आपके साथ शेयर करने, लेट मी वेलकम इंटरनेशनल ट्रेनर प्रेजेंटर मिस्टर त्रशित। त्रशित जी नमस्कार, स्वागत है आपका। द फ्लोर इज योर्स। थैंक यू अमित फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन एंड जैसा कि अमित ऑलरेडी बता चुके हैं, लर्निंग इज अर्निंग। विदाउट लर्निंग देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग। यू लर्न फर्स्ट एंड देन यू अर्न, राइट? सो आज का ये सेशन जो रहेगा वो हमारा इसी के ऊपर रहेगा। टुडे वी विल स्टार्ट विद द बेसिक्स बेसिक्स ऑन ब्लॉकचेन, बेसिक्स ऑन माइनिंग किस तरह से होती है, and what we have been a part of, that is an amazing platform, एक अमेजिंग इकोसिस्टम जहां पे हमने हमारी खुद की ब्लॉकचेन के साथ में फिर से 2009 का वो बिटकॉइन का माइनिंग का जो दौर था वो हमने फिर से शुरू किया है। सो विदाउट मच अडू, बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए, लेट अस गेट ऑन टू दिस मास्टर ट्रेनिंग। आई एम श्योर यू विल ऑल लव दिस बिकॉज हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की है। And anybody who is a layman on cryptocurrency और blockchain technology, या किसी को माइनिंग के बारे में भी पता नहीं है माइनिंग क्या होता है, इवन दे विल बी एबल टू लर्न बिकॉज हम लोग यहाँ पे बेसिक से कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वर्कशॉप, ताकि आप लोग जो है ना सिर्फ सीख सके कि आप जिस चीज का हिस्सा है, जिस इकोसिस्टम में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ना, वो कितना अहमियत रखता है, लेकिन वो उसकी अहमियत या उसकी वैल्यू समझने के लिए आपको समझना होगा कि ये पूरा जो सिस्टम है वो किस तरह से डिजाइन होता है, किस तरह से काम करता है। सो वेलकम वंस अगेन टू द मास्टर वर्कशॉप ऑन वास वी आर ऑल सतोशी, BTCC, द बिटकॉइन कोड एंड बुमेरांग। बुमेरांग के ऊपर हम लोग सिर्फ कुछ अपडेट्स देंगे आपको। एंड दिस मास्टर वर्कशॉप ऑफ कोर्स प्रेजेंटेड बाय माई सेल्फ त्रशित गहलोत, बड़ौदा गुजरात से आपके सामने जुड़ा हूँ। एंड लकी इनफ, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम सिंस द डे ऑफ इट्स इंसेप्शन। हमने ये पूरी ब्लॉकचेन को लाइव होते हुए देखा है, हमने ये पूरे माइनिंग के प्रोग्राम को शुरू होते हुए देखा है, हमने सारे सिस्टम्स को अच्छे से देखा है, समझा है, और तब जाके हम जो हैं इतने कॉन्फिडेंट है कि ये एक एक इस तरह का सिस्टम है जहाँ पे आप जो है यू कैन नॉट जस्ट get wealthy, you can amass wealth for generations। क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ब्लॉकचेन प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सालों की बात नहीं है। यहाँ पे ये 140 ईयर्स का माइनिंग प्रोग्राम है, जिसके बारे में आज हम आप सभी को पूरा डिटेल्स में बताएंगे। एंड जो इसके करता धरता है, हु इज द क्रिएटर, हु इज द मेंटर, हु इज द डेवलपर ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज नन अदर देन शवेज। एंड ये शवेज की बदौलत है, ये उनका हार्ड वर्क है, ये उनका परसिवियरेंस है, ये इनकी 2 से 3 साल की मेहनत है जो आज हम सबको एज अ अपॉर्चुनिटी प्रस्तुत हो रही है। सो हम लोग यहाँ पे शुरुआत से शुरू करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट विद ब्लॉकचेन। एंड ब्लॉकचेन के बारे में आपको बताएंगे किस तरह से ब्लॉकचेन काम करती है, किस तरह से माइनिंग होती है, किस तरह से बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, और क्या पोटेंशियल है आज हमारे खुद की ब्लॉकचेन का, और हमारे खुद के जो उसका नेटिव कॉइन है ब्लॉकचेन का, BTCC, द बिटकॉइन कोड का। सो आप सबको जान के ताज्जुब होगी कि बिटकॉइन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1991 में हुई थी। इसे डिजाइन करने वाले जो पहले डेवलपर्स थे वो स्टुअर्ट हार्बर और W स्कॉट स्टोरनेटर है, जिन्होंने 1991 में ही एक टेक्नोलॉजी, या फिर हम कह सकते हैं कि एक इस तरह का लेजर टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाया था कि उसमें हम लोग कुछ भी हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, या फिर उसको एक तरह से हम लोग यहाँ पे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स और रिकॉर्ड डेटा।
लेकिन ब्लॉकचेन को उसका प्रैक्टिकल यूज केस मिला जब 2009 में सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी जो है बिटकॉइन वो लॉन्च हुई। सो बिटकॉइन जो है वो एक टेक्नोलॉजी अलग है और ब्लॉकचेन जो है वो एक टेक्नोलॉजी अलग है। हम अक्सर बिटकॉइन और ब्लॉकचेन को दोनों को एक साथ में रिलेट कर देते हैं, लेकिन दोनों ही अपने आप में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। ब्लॉकचेन बेसिकली अ रिकॉर्ड कीपिंग टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन को हम एज अ लेजर इस्तेमाल करते हैं। लेजर का हिंदी में अगर अनुवाद करते हैं तो बही खाता, यानी कि एक लेजर है ये, जहां पे बिटकॉइन जैसे जो कॉइन्स ब्लॉकचेन है उसके ट्रांजेक्शन जो है सारे रिकॉर्ड होते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो ब्लॉकचेन जिस तरह से डिजाइन हुई है उसके लिए प्रैक्टिकल यूज केस जो है बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसीज का, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट यूज केस जो ब्लॉकचेन का हो सकता है। लेकिन ये कैसे काम करती है, ये कैसे माइनिंग होती है, और ये ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन्स कैसे रिकॉर्ड होते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि आज अमित जी हैं और मैं हूँ, हम मुझे अमित जी को कुछ फंड्स ट्रांसफर करना है, लेट अस टेक कि हमें मुझे बिटकॉइन ही ट्रांसफर करना है या फिर हमें यूएसडी ट्रांसफर करना है। सो बेसिकली जब भी ब्लॉकचेन के ऊपर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है उससे पहले जो भी, जैसे ए है बी है, ए से बी में ट्रांसफर होना है तो ए का डेटा, बी का डेटा और जो एसेट ट्रांसफर होना है उसका डेटा जो है वो पूरा एनक्रिप्ट किया जाएगा। एनक्रिप्ट करने के लिए यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और उसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, और उसी से ये क्रिप्टो शब्द जो है वो इजाज हुआ है। सो हमारा रिकॉर्ड, अमित जी का रिकॉर्ड और जो एसेट है उसका रिकॉर्ड एनक्रिप्ट होके एक मेमोरी साइज में एक एनक्रिप्ट होके एक मेमोरी में स्टोर होता है और उस मेमोरी को बोलते हैं ब्लॉक। सो बेसिकली पूरा डेटा जो है वो ब्लॉक में स्टोर हो जाता है और उसको इनफैक्ट सिक्योर कर दिया जाता है यूजिंग अ टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी। अब ये जो ब्लॉक है वो बेसिकली जो भी ब्लॉकचेन के नोड्स हैं, नोड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये नोड्स के पास में एक्चुअली ब्लॉकचेन के सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है। हम बोलते हैं रिकॉर्ड होता है, ब्लॉकचेन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये ट्रांजैक्शन स्टोर होते हैं। इनफैक्ट ये मल्टीपल ऐसे नोड्स पे स्टोर होते हैं और एक ब्लॉकचेन के मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि जब एक ब्लॉकचेन लाइव होती है उसको सिर्फ एक ही नोड की जरूरत पड़ती है। अगर एक नोड भी एक ब्लॉकचेन के पास में है, ब्लॉकचेन लाइव हो सकती है और इस नोड की बदौलत ब्लॉकचेन के ऊपर सारे ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो सकते हैं। सो जैसे हम लोग अभी यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहे हैं अमित जी और मेरे बीच में, तो यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो एनक्रिप्ट होके सारे नोड्स को ब्रॉडकास्ट हो जाता है। अब ये नोड्स को बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलता है, इन्हें एक कंप्यूटेशनल टास्क करना रहता है। वो टास्क है कि ये जो ब्लॉक आया है ये ब्लॉक को वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट इन सेंस कि ये इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करना रहता है, वैलिडेट करना रहता है कि ये बराबर जेन्युइन ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। जब बहुत सारे नोड्स मिलके एक ट्रांजेक्शन को वैलिडेट कर देते हैं तो वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसमें कितना समय लगता है वो डिपेंड करता है कि वो ब्लॉकचेन किस टेक्नोलॉजी पे डिजाइन हुई है और कितने नोड्स एक साथ में काम कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। सो बेसिकली ये एनक्रिप्टेड ब्लॉक जो है वो सारे नोड्स को ब्रॉडकास्ट हो गया और ये सारे नोड्स की बदौलत जो है वो ट्रांजेक्शन, अब ट्रांजेक्शन की कॉपी जो है वो सभी के पास में है। और इस तरह से यहाँ पे नोड्स को एक कंप्यूटेशनल टास्क मिला है जिसके लिए उनको एक स्पेसिफिक हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर जो है वो उनको कंटिन्यूअसली ऑन रखना रहता है। तो जब ये नोड्स इस ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट करते हैं, यानी कि इसको, इसका अल्गोरिदम रहता है, इसके अल्गोरिदम के ऊपर से इनको पूरा डिक्रिप्ट करना रहता है ये इन्फॉर्मेशन को, तो जब ये वैलिडेट कर देते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्लॉक जो है वो फिर से लॉक एंड की में करके उसको पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ में जोड़ दिया जाता है और इसकी कॉपी जो है वो सभी नोड्स को वापस अपडेट कर दी जाती है। और ये इस तरह से ट्रांजैक्शन जो है, नया ट्रांजैक्शन, नया इंफॉर्मेशन, नया ब्लॉक जो है वो पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ में जुड़ गया। और बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक के पीछे एक के, जैसे एक के कंटिन्यूअसली एक के पीछे एक लगती रहती है, ब्लॉक्स लगते रहते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली एक सीरीज ऑफ ब्लॉक्स बन जाती है और इस सीरीज ऑफ ब्लॉक को हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं इसकी वजह से। और ये जैसे ही नई इंफॉर्मेशन पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ में अटैच हो जाती है तो ये परमानेंट हो जाती है। ये बेसिकली कभी भी एडिट या डिलीट नहीं हो सकती है क्योंकि ये पूरा सिंक्रोलॉजी में पूरा सेट हो चुका होता है, पुरानी इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन के साथ में, और उससे भी नई इंफॉर्मेशन जो आएगी वो ये पुरानी इंफॉर्मेशन के साथ में जुड़ती जाएगी। तो यहाँ पे ये सीरीज ऑफ डेटा बन जाता है, सीरीज ऑफ ब्लॉक्स बन जाते हैं और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉक
चेन कहते हैं। और जैसे ही ये नई इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में जुड़ जाती है, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, और वो ट्रांजैक्शन की कॉपी दोबारा सारे नोड्स को ब्रॉडकास्ट हो जाती है कि ये ट्रांजैक्शन अब हो चुका है। 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, तो बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस आज भी ब्लॉकचेन पे मौजूद हैं। इनफैक्ट सतोशी नाकामोटो, जिनके हम लोग बात करते हैं कि वो फाउंडर है बिटकॉइन के, तो उनके जो वॉलेट के ट्रांजैक्शंस है वो आज भी आप देख सकते हो। तो कोई भी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन जो है वो कभी भी एडिट या डिलीट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पुरानी इंफॉर्मेशन नई इंफॉर्मेशन के साथ में जुड़ी रहती है। और ये सीरीज ऑफ डेटा है, यानी कि अगर आपको एक डेटा भी चेंज करना रहेगा, एक ब्लॉक भी चेंज करना रहेगा, तो आपको पूरी की पूरी ब्लॉकचेन का डेटा चेंज करना रहेगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इसीलिए ब्लॉकचेन को हैक करना इट इज नामुमकिन, ये पॉसिबल नहीं है। ब्लॉकचेन हैक हो सकती है, ये बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे कुछ भी तरह का कोई ये गुंजाइश नहीं है एरर का। तो इसीलिए हम लोग ब्लॉकचेन को बहुत ही सिक्योर, बहुत ही स्केलेबल और बहुत ही अडेप्टेबल टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब सोचिए कि बिटकॉइन जैसा जो कॉइन है, वो बिटकॉइन जो है उसका जो जो हैश कोड रहता है वो एक बहुत ही बड़ी स्ट्रिंग्स ऑफ डेटा रहती है। उसको ह्यूमनली रिकॉर्ड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो ऐसे बड़े बड़े हैश कोड्स को रिकॉर्ड करने के लिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। और इनफैक्ट ये सभी जितने भी कॉइन्स एंड टोकन्स है उन सभी पे लागू होता है। अब एक और बेनिफिट क्या मिलता है नोड को, कि नोड्स को ये कंप्यूटेशनल टास्क करने के लिए बेसिकली रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और ये रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली कॉइन्स में होते हैं, या जिस ब्लॉकचेन का वो जिस कॉइन की वो ब्लॉकचेन होती है वो कॉइन मिलते हैं। और इस तरह से ये नोड्स के थ्रू जो है जो कॉइन्स हैं वो सप्लाई में आते हैं। सो यहाँ पे ये कंप्यूटेशनल टास्क करने के लिए नोड्स को रिवॉर्ड्स मिले। रोड्स को रिवॉर्ड्स में क्या मिला, जैसे मान लो ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है तो बिटकॉइन मिलेंगे, इथेरियम की ब्लॉकचेन है तो इथेरियम मिलेंगे। सो ये इस तरह से उनको रिवॉर्ड में मिला, और उनके थ्रू बेसिकली जो जो कॉइन है वो सप्लाई में आता है। इस तरह से ये होता है। अब बिटकॉइन के ऊपर बात करते हैं। बिटकॉइन इज द मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन की शुरुआत जब हुई थी 18 अगस्त 2008 में, ये जो इसका डोमेन है, ऑफिशियल डोमेन www.bitcoin.org रजिस्टर्ड हुआ था। 31 अक्टूबर को 2008 में सतोशी नाकामोटो के नाम से किसी ने ऑनलाइन पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर का जो टाइटल था वो था बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। और ये बेसिकली ऑनलाइन पब्लिश हुआ था, ये वाइट पेपर था बिटकॉइन का। और इस वाइट पेपर में लिखा गया था कि किस तरह से एक क्रिप्टो करेंसी, या फिर हम कह सकते हैं कि डिजिटल करेंसी को हम लोग माइनिंग कर सकते हैं, और इसके थ्रू ये सप्लाई में आ सकता है, इसकी रियल टाइम में वैल्यू हो सकती है। तो जो हम ग्रंथ कहते हैं, जो बिटकॉइन जो जिससे शुरुआत हुई थी सारी, वो ग्रंथ या फिर वो व्हाइट पेपर जो था 31 अक्टूबर 2008 को पब्लिश हुआ था, और इसके ऑथर जो थे सतोशी नाकामोटो थे। अब ऑनलाइन पब्लिश हुआ था, कोई नहीं जानता कि ये एक व्यक्ति है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंट्री है, कोई ग्रुप ऑफ क्रिप्टो डेवलपर्स हैं, लेकिन नाम हमेशा जुड़ा हुआ है सतोशी नाकामोटो। और 3 जनवरी 2009 तब बिटकॉइन का ब्लॉकचेन नेटवर्क जो था वो लाइव हो गया। यानी कि एक नोड से शुरुआत हुई बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का, वो नोड कहाँ पर है कोई नहीं जानता, जो पहला नोड था। लेकिन वो एक नोड से ब्लॉकचेन, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो है वो लाइव हो गई। लाइव होने का मतलब है कि अब जो भी माइनिंग करना चाहे वो ये इस व्हाइट पेपर को फॉलो कर सकता है, और इस व्हाइट पेपर को फॉलो करके अपनी खुद की बिटकॉइन की माइनिंग भी कर सकता है। और ये माइनिंग करने के लिए जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए था, और कुछ हार्डवेयर रिक्वायरमेंट थी। तो आज की तारीख में भी ये लागू होता है कि आपको और हमें भी अगर आज बिटकॉइन की माइनिंग करना हो तो हम लोग भी कोई एंड प्रोसेसर ले सकते हैं, और हमारे घर के किसी कोने में उसको ऑन रख सकते हैं, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे कनेक्ट हो सकते हैं आरपीसी नेटवर्क पे, और हम भी हमारे घर में बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड माइनिंग, इसी को कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स, जहां पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ये हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और रिवॉर्ड में क्या मिलता है, रिवॉर्ड में मिलता है आपको बिटकॉइन। अगर आप बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं तो आप बेसिकली बिटकॉइन जो है वो प्री माइंड बिटकॉइन जो है आप क्लेम कर रहे हैं। और माइनिंग करने के लिए आपको कुछ काम नहीं करना रहता है, आपके पास में प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर जो है वो सारा कंप्यूटेशनल टास्क करता रहता है, जो भी नेटवर्क से मिलता जाएगा।
इस तरह से आपको भी बिटकॉइंस घर पे मिल सकते हैं माइनिंग करके। अब शुरुआत की अगर बात करें 2009 में, तो बिटकॉइन का जो टोटल सप्लाई था हर दिन का, वो 7200 था। इनफैक्ट आप लोग सब जानते होंगे कि बिटकॉइन का जो सप्लाई होता है वो माइनिंग के थ्रू ही होता है। तो बिटकॉइन का जो सप्लाई था वो 7200 था। और इसको अगर हम लोग और ब्रेक डाउन करते हैं आवरली बेसिस पे, तो 50 बिटकॉइन बढ़ते थे हर किसी के पास में, जो भी 2009 में माइनिंग शुरू कर चुका था। अब सोचिए कि उस टाइम पे किसी को अहमियत पता नहीं थी, लेकिन सिर्फ सतोशी नाकामोटो जानते थे कि किस तरह से ये बहुत बड़ा पोटेंशियल हो सकता है, एक फाइनेंशियल सिस्टम बन सकता है, डिजिटल इकोसिस्टम पूरा बन सकता है। तो उन्होंने माइनिंग शुरू करी 2009 से, डे वन से। और अकेले व्यक्ति ने 7200 बिटकॉइन हर दिन क्लेम किए हैं 7 महीने तक। आप सोचिए कि एक व्यक्ति ने 7200 बिटकॉइन 7 महीने तक क्लेम किए हैं हर दिन, तो कितना एसेट इनके पास में होगा। और यही बिटकॉइन की अपॉर्चुनिटी है। सो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की अगर बात करते हैं, तो बिटकॉइन का टोटल सप्लाई जो है वो 21 मिलियन है। यानी कि पूरी दुनिया में जो सप्लाई में बिटकॉइंस आएंगे वो 21 मिलियन ही आएंगे। 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइंस ही मार्केट सप्लाई में रहेंगे। उससे अलावा और दूसरा एक भी बिटकॉइन नहीं रहेगा। इसमें से बहुत सारे बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी सप्लाई में आ चुके हैं। ऑलमोस्ट 19.6 मिलियन बिटकॉइन जो है वो सप्लाई में आ चुके हैं। जो इनिशियल सप्लाई थी, जैसे मैंने बताया, 7200 बिटकॉइन हर 24 घंटे में बढ़ते थे। इसको और ब्रेक डाउन करते हैं तो 50 बिटकॉइन हर 10 मिनट में बढ़ते हैं। और अभी की अगर हम लोग करंट सप्लाई देखते हैं, तो यानी कि जो भी माइनिंग कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड्स में 6.25 बिटकॉइन मिल रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं मिलता है, जितने भी लोग माइनिंग करते हैं उनके बीच में ये माइनिंग रिवॉर्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी कि हर 10 मिनट में 6.25 बिटकॉइन बटेंगे, जितने भी लोग माइनिंग कर रहे हैं। और आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि अगर सिर्फ नोड्स की बात करें तो 88,000 नोड्स बिटकॉइन के हैं। 88,000 नोड्स। सोचिए कि कितने लोग इसकी माइनिंग कर रहे होंगे, कितने लोगों के बीच में ये 6.25 बढ़ रहा होगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं बिटकॉइन की माइनिंग बहुत ही कमर्शलाइज्ड हो चुकी है। ये किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं रही है। अब ये सप्लाई जो है 6.25 बढ़ती है हर किसी के बीच में जो भी माइनिंग कर रहा है। और जैसे मैंने बताया, सतोशी नाकामोटो ने अकेले ने ही 7 महीने तक माइनिंग की है। अब यहाँ पे व्हाइट पेपर के अंदर एक और बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट लिखा गया था, जो हर 4 साल में रिपीट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड बिटकॉइन हाल्विंग। आप सबको जानना होगा और समझना होगा कि ये माइनिंग चल रही है बिटकॉइन की। माइनिंग के थ्रू ही बिटकॉइन जो है सप्लाई में आता है। और अगर हम बिटकॉइन की माइनिंग, जैसे मैंने बताया कि कोई भी अपने घर में शुरू कर सकता है, तो बिटकॉइन की माइनिंग शुरू करने के लिए आपको बिटकॉइन वॉलेट की जरूरत पड़ेगी। हाई एंड प्रोसेसर लगेगा, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई लगेगा, अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन लगेगा, एयर कंडीशनर्स लगेंगे, रिकरिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वेयर एंड टेयर ऑफ हार्डवेयर अप्लायंसेस आएगा। तो ये आज की तारीख में हर किसी के लिए मुमकिन है, लेकिन हर किसी के लिए ये अफोर्डेबल नहीं होता है। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, आपको इंटरनेट का बिल देना पड़ेगा। आप अगर बड़े स्केल पे माइनिंग कर रहे हैं तो आपको रेंटल भी देना पड़ेगा। अब आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ऐसा नहीं कह सकते कि बिटकॉइन 4 साल की हाल्विंग में $70,000 आएगा तब मैं आपको बिल चुकाऊंगा। आपको वो अप फ्रंट देना है। तो ये बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो सस्ती नहीं है। इट्स एन एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी जो आपके आप बसा रहे हो। तो इसको आपको कंसिडर करना होता है। और आज की तारीख में ये इतना कमर्शियल हो चुका है कि ऐसे बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स, फुटबॉल के मैदान जितने बड़े बड़े माइनिंग फार्म्स लग चुके हैं, और लोग जो हैं इस तरह से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आज बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर है, हर किसी के बस की बात नहीं है। तो सोचिए कि जब ऐसे बड़े बड़े माइनर्स अपनी बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं, तो आप एक छोटा सा प्रोसेसर लेके बैठोगे तो उसमें कितना बिटकॉइन माइन कर पाओगे? क्योंकि सप्लाई जो है वो तो कांस्टेंट है, सप्लाई आपकी बढ़ नहीं रही है, सप्लाई हमेशा कांस्टेंट रहेगी, सबके लिए सेम रहेगी। तो उसी सप्लाई में से सभी को बटना है। तो जो लोग भी माइनिंग करेंगे उन सबको जो है वो कम आएगा। तो सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बिटकॉइन जैसे कॉइन्स, या फिर हम लोग जितना भी क्रिप्टो का इकोसिस्टम देखते हैं, वो अचानक से 10 टाइम्स 5 टाइम्स ग्रो कर लेता है। सप्लाई हमेशा लिमिटेड रहती है क्रिप्टो करेंसीज की। अगर बिटकॉइन की बात करते हैं, सप्लाई 21 मिलियन ही रहेगी। 19.67 मिलियन माइन हो चुके हैं, 1.33 मिलियन खाली बाकी है। यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ 13 लाख बिटकॉइन माइन होना बाकी है।
अब अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की आबादी 140 करोड़ है, और 140 करोड़ में से अगर हम लोग सिर्फ 10th पार्ट भी लेते हैं, 10th पार्ट, तो भी 14 लाख होता है। और 14 लाख में से अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 13 लाख तो बिटकॉइन है, और 14 लाख की पॉपुलेशन है। तो जिस चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो उस चीज का अप्रिशिएट होना वो जायज है। हमने देखा था कि जब लॉकडाउन लगा था तो आम वस्तुएं जो है, जैसे कि दूध और सब्जियां, ये सब भी महंगी हो गई थी। क्यों? क्योंकि सप्लाई जो थी वो कट ऑफ हो गई थी, सप्लाई जो थी वो लिमिटेड हो गई थी। तो सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी और डिमांड ज्यादा रहेगी, तो वो कॉइन, वो एसेट का वहां पे ग्रो होना, उसका अप्रिशिएट होना तय ही है। तो ये है बिटकॉइन की दास्तां। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि सिर्फ 13 लाख बिटकॉइन बचे हुए हैं, तो 14 सालों के अंदर 19.67 मिलियन आ चुके हैं। 14 सालों में, 2009 से 2024 में 1 करोड़ 96 लाख बिटकॉइन जब माइन हो चुके हैं, तो 13 लाख बिटकॉइन माइन होने में कितना समय लगेगा? बहुत सारों का जवाब होगा मे बी 5 साल, 2 साल, 10 साल। लेकिन यहाँ पे ये 13 लाख बिटकॉइन को भी आने में कम से कम 116 साल और लगेंगे। 2140वां साल है। आप शायद, आपको, हम शायद से रहेंगे ना रहेंगे, बिटकॉइन जरूर रहेगा। तो एक 116 साल अभी और बाकी है, जहां पे बिटकॉइन पूरी तरह से सप्लाई में आ चुका होगा। और तब जाके बिटकॉइन की माइनिंग जो है वो बंद होगी, और उस टाइम पे जो भी मार्केट में बिटकॉइन होंगे वो एक एक हाथ से दूसरे हाथ में, यानी कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर होते रहेंगे। अब ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है बिटकॉइन की हाल्विंग। तो जब बिटकॉइन का व्हाइट पेपर पब्लिश हुआ था 2009 में, उस टाइम पे ये इवेंट भी, ये बेसिकली एक ये फेज लिखा गया था व्हाइट पेपर के अंदर कि बिटकॉइन में जब भी 2,10,000 ब्लॉक जब भी क्रिएट हो जाएंगे, नए ऐड हो जाएंगे ब्लॉकचेन में, तब यह हाल्विंग इवेंट होगा। और वहां पे सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। बिटकॉइन की सप्लाई जो थी वो शुरू में 7,200 थी हर दिन, राइट? उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो 50 बिटकॉइन इन एवरी 10 मिनट्स, राइट? तो 50 बिटकॉइन से चौथे साल के अंदर ये सप्लाई कम हो गई, यानी कि 25 बिटकॉइन हो गई। उसके नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर ये 12.5 हो गया। उसके नेक्स्ट ईयर के अंदर ये 6.25 हो गया, जो करंट बिटकॉइन की रेट है यहाँ पे। सो बिटकॉइन हाल्विंग अगर बात करते हैं, ये बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट रहता है हर एक क्रिप्टो एंथुसियास्ट के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि ये बिटकॉइन या क्रिप्टो का जो दौर है, वो इकोसिस्टम है, वो पूरा ये अप एंड डाउन चलता रहता है। और ये साइकिल जो है वो 4 साल की साइकिल रहती है। हर 4 साल के अंदर बिटकॉइन की हाल्विंग आती है, और हर हाल्विंग के बाद में बिटकॉइन जो है वो एप्रिशिएट होता ही होता है। क्योंकि जो बुल ट्रेडर्स हैं और जो बेयर ट्रेडर्स हैं, यानी बुलिश और बेरिश जो ट्रेडर्स हैं, इन दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है। सो बुल ट्रेडर्स जो होते हैं, जो लोग खरीदते हैं, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, उन सभी को इस इवेंट का इंतजार रहता है। और इनका काम रहता है बिटकॉइन की प्राइस बढ़ाना, ताकि ये लोग प्रॉफिट कर सके। और जो बेरिश ट्रेडर्स रहते हैं, इन लोग का काम रहता है घटाना बिटकॉइन की प्राइस को। तो इन लोग का अपना अपना सीजन रहता है। तो ये जो भी ट्रेंड है, ये बेरिश ट्रेंड चल रहा है अभी क्रिप्टो करेंसीज का और बिटकॉइन का। तो अभी ये जो साल है बेसिकली बिटकॉइन का हाल्विंग ईयर है। अब हाल्विंग आती है हर 2,10,000 ब्लॉक्स जब ब्लॉकचेन पे ऐड हो जाते हैं, तब हाल्विंग आती है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 4 साल का समय लगता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2009। 2009 से 2012, 2012 में पहली हाल्विंग आई थी, फिर 2016, 2020। और ये हाल्विंग जो है, ये हर हाल्विंग में बिटकॉइन जो है अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है। इनफैक्ट अगर अभी आप देखेंगे तो 2024 जो है वो नेक्स्ट हाल्विंग है, राइट? और 2000 अप्रैल में, मतलब ये जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, इसी में बिटकॉइन की हाल्विंग है। और इस हाल्विंग में आप देखेंगे कि बिटकॉइन उससे पहले ही ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है, 73,000 हो चुका है। लास्ट हाल्विंग जो आई थी 11 मई को आई थी 2020 में। और ये एक्चुअली गलत है। यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ कि ये बिटकॉइन ऑलरेडी ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है 14 मार्च को। और नेक्स्ट हाल्विंग जो है वो 2024 अप्रैल महीने में है, यानी कि नेक्स्ट मंथ हाल्विंग है। और एक्सपेक्टेशन है, स्पेकुलेशंस है कि बिटकॉइन इस हाल्विंग के अंदर $100,000 क्रॉस कर जाएगा। इसको हम लोग अभी से देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए 14 मार्च 2024, यानी कि आज 30 मार्च है, 16 दिन पहले बिटकॉइन ऑल टाइम हाई क्रॉस कर चुका है $773,750।
और आज की तारीख में, ये आज का ही स्क्रीनशॉट है, आज की तारीख में भी बिटकॉइन जो है वो $70,000 पे ट्रेंड कर रहा है। तो ये अभी मौका है, ये दौर है जहां पे पूरा के पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो अभी बुलिश रन में है, यानी कि पूरा के पूरा क्रिप्टो मार्केट अभी इंक्रीज हो रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। और ये मौका है जहां पे मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आएगी। यही मौका है, इनफैक्ट ये वाला हाल्विंग जो आएगा यही मौका रहेगा आपके हमके सबके लिए, कि यहाँ पे हम चाहें उस तरह का पैसा बना सकेंगे। तो अगर आप हाल्विंग का एडवांटेज नहीं ले रहे हो, आप बहुत बड़ा इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट आप मिस कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि बिटकॉइन बीइंग द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, आज की तारीख में बिटकॉइन जो है ये एक तरह से इंस्टीट्यूशनल कॉइन कहा जाता है इसको। तो ये कॉइन जो है वो मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज कहा जाता है, और ये कॉइन जो है बिटकॉइन, ये ऑलमोस्ट हर एक्सचेंज पे आपको लिक्विडिटी में मिलेगा। आप कभी भी कोई भी कॉइन जब लिस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका कॉइन लिस्ट होता है, उस कॉइन के अगेंस्ट में लिक्विडिटी भी दी जाती है, और उसके हिसाब से वो कॉइन का प्राइस एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट होता है। मैं आगे चल के आपको प्रेजेंटेशन में समझाऊंगा किस तरह से ये लिक्विडिटी और सप्लाई का कनेक्शन रहता है। तो बिटकॉइन आज की तारीख में ऑलमोस्ट 99% एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटी में मौजूद हैं, और इसकी वजह से अगर बिटकॉइन अप्रिशिएट हो रहा है, अगर बिटकॉइन इंक्रीज हो रहा है, तो आपको समझना होगा कि पूरा के पूरा इकोसिस्टम जो है वो भी अप्रिशिएट होगा। क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आपका जो कॉइन है वो भी बढ़ेगा, और इस तरह से सारे कॉइन्स में आप देखोगे कि उछाल आएगा। हर एक मार्केट अभी आप देखोगे तो अभी ग्रीन चल रहा होगा। सो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये सारे हाल्विंग इवेंट्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो किस तरह से किस तारीख को ये हाल्विंग हुए थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। अब ऐसा क्रिप्टो करेंसीज में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ क्यों आता है? 2009 में बिटकॉइन जो था $0.009 का था, और आज की तारीख में $70,000 का हो गया, इनफैक्ट $73,000 क्रॉस कर गया। उसका हम लोग ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का पूरा खेल है। सप्लाई जो है वो माइनिंग के थ्रू ही है, और सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। यानी कि पूरी दुनिया की बात करते हैं, ऑलमोस्ट 8 बिलियन पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, 21 मिलियन बिटकॉइन ही है पूरी दुनिया में। तो 8 बिलियन की पॉपुलेशन का अगर हम लोग सिर्फ 10th पार्ट भी लेते हैं, अगर वो बिटकॉइन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे, तो सोचिए कि डिमांड कितनी ज्यादा हो जाएगी और सप्लाई कितनी कम है। इनफैक्ट अब ये जो पूरा सिस्टम्स आ रहे हैं वो एक तरह से डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स आ रहे हैं, और अब जो लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया है। 19.65 मिलियन तो ऑलरेडी सप्लाई में आ चुके हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि बहुत कम बिटकॉइन बचा हुआ है। तो प्राइस जो है बिटकॉइन की वो एप्रिशिएट होना तय है, और नई नई टेक्नोलॉजी जैसे कि डीफाई, डाओ एंड एनएफटीज, इन सब की वजह से क्रिप्टो करेंसीज में और भी डिमांड ज़्यादा होना शुरू हो गया है, लोगों को और इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। लेकिन अगर हम लोग बिटकॉइन के अर्ली ट्रेंड की बात करते हैं, तो एक बिटकॉइन 2009 में $0.0009 का था। सोचिए कि बिटकॉइन को इनफैक्ट 3 फिगर्स क्रॉस करते हुए 3 साल लग गए थे। 2011 का जो 2010 का जो साल था, वहां पे बिटकॉइन जो है पहली बार किसी एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ था, वो भी सिर्फ 2 डेसिमल्स पे था, और इसको सिर्फ 2 न्यूमेरिक वैल्यूज में था, लेकिन उसको 3 डिजिट्स क्रॉस करते करते उसको 3 साल लग गए थे। अब मई 2022, आई एम सॉरी, 2010, 22 मई 2010 को किसी ने 10,000 बिटकॉइन में 2 पिज्जा खरीद लिए, जो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ $40 के थे। सोचिए कि बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत सारे लोगों के पास में बिटकॉइन भी था, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी अहमियत नहीं समझी, कुछ लोगों ने उसका पोटेंशियल नहीं पहचाना, और इस तरह का लॉस कर बैठे, जहां पे 10,000 बिटकॉइन में सिर्फ 2 पिज्जा खरीदे गए। तो ये ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और उसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिन लोगों ने इसको समझा, इसका पोटेंशियल समझा, और वो आज की तारीख में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके पास में हम कह सकते हैं कि जनरेशनल वेल्थ आ गई है इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन। वो इतनी ज्यादा वेल्थ है कि उनको पूरा पूरा जिंदगी भी कम पड़ेगा खर्च करने के लिए। इनफैक्ट उनकी आने वाली 7 जनरेशन जो है वो भी उस वेल्थ को अगर खत्म करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, उतना उन्होंने अगर समझा उस टाइम पे। एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, आज मार्च 2024 को बिटकॉइन जो है
डॉलर्स पे है आज का जो रेट है। अगर किसी ने 2010 के अंदर सिर्फ $1000 बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिए होते, उस टाइम पे ये $0.40 का था, तो उन्हें 2500 बिटकॉइन मिलते। 2500 बिटकॉइन को अगर हम आज के जो रेट है $70,162, अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो $175 मिलियन होता है। और उसी को अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1561 करोड़ होता है। सोचिए कि उस टाइम पे आपका $1000, मेरे ख्याल से अगर हम लोग 80 का भी रेट लेते हैं तो मुश्किल से $8000 या 80 तो अभी है, 40 या 30 का 35 का रेट लेते हैं तो $3500 आपके उस टाइम पे इन्वेस्ट किए हुए आज की तारीख में 1561 करोड़ हो सकते थे। ये है बिटकॉइन का पोटेंशियल, ये है क्रिप्टो करेंसीज के अर्ली ट्रेंड में शामिल होने का नतीजा। और इस तरह की वेल्थ जो है आज आपको फिर से करने का मौका मिल रहा है, फिर से आपको जो है इसी हाल्विंग ईयर में और इसी बुलिश रन में आपको फिर से इस तरह का पैसा, इस तरह की अपॉर्चुनिटी कमाने का मौका मिल रहा है। आपको लगता है 1561 करोड़ जो है वो सफिशिएंट है एक लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए? ऑफ कोर्स। आप नहीं, आपकी 7 जनरेशन जो है, 7 पुश्ते जो है, वो भी यहाँ पे संभल जाएगी अगर आपने ठीक तरह से ये क्रिप्टो करेंसीज के दौर को समझा। हम लोग सब जानते हैं सबको मौका मिला था और सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन कुछ ने समझा और कुछ ने नहीं समझा। कुछ ने समझा और समझ कर भी ना समझी कर दी, तो कुछ कितने के पास में बिटकॉइन हाथ में आया लेकिन कमा नहीं पाया। कितने लोगों ने कभी देखा ही नहीं। आज की तारीख में भी बिटकॉइन को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, ये तो पाप है, ये तो स्कैम है, ये तो एक बबल है, राइट, जो बर्स्ट हो जाएगा। सो अगर आपको भी ये चीज समझ में नहीं आती है तो ये बेसिकली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है आप मिस कर रहे हैं। और अगर आपको समझ में आ चुका था लेकिन आपको मौका नहीं मिला, या फिर आपने उस टाइम पे उसे एनकैश नहीं किया, 2009 में अगर आप फिर से जाना चाहे तो आप नहीं जा सकते हो। लेकिन आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, आज हमारे पास में ऐसा मौका देने के लिए है आप सभी के लिए कि आप लोग फिर से उस 2009 के अर्ली माइनिंग ट्रेंड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमने अक्टूबर 2023, यानी कि कुछ महीने पहले, हमने हमारी खुद की ब्लॉकचेन लॉन्च करी। और बेस्ट है कि ये ब्लॉकचेन हमने हूबहू, अभी तक मैंने जितनी भी थ्योरी ली है पूरी, ये पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो बिटकॉइन की है। और हमने जो हमारी ब्लॉकचेन लॉन्च करी है वो हूबहू बिटकॉइन की कॉपी है। इनफैक्ट उस ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है उसे हम द बिटकॉइन कोड कहते हैं। ये कॉइन में भी बिटकॉइन शामिल है, यानी कि ये बिटकॉइन का वर्जन 2.0 हम लोग कहते हैं इसे। और हम कहते हैं कि ये बिटकॉइन के हूबहू रोड मैप पे है। हमने इसका पूरा जो माइनिंग प्रोग्राम बनाया है वो पूरी तरह से बिटकॉइन के रोड मैप पे, बिटकॉइन के व्हाइट पेपर पे हमने इसे डिजाइन किया है। ऐसा नहीं है कि हम पहले हैं इसे करने वाले, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने ऐसा अटेम्प्ट किया है लेकिन प्रैक्टिकली उसको सस्टेन नहीं कर पाए। लैक ऑफ इकोसिस्टम, लैक ऑफ कम्युनिटी। हम यहाँ पे एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट के तौर पे ये बिटकॉइन कोड का एक्सक्लूसिव माइनिंग प्रोग्राम ऑलरेडी लाइव कर चुके हैं। सो अगेन आपके पास में मौका है 2009 के अर्ली माइनिंग ट्रेंड को एक्सपीरियंस करने का। हमारे पास में कोड 20 माइनर्स हैं जो आपको फिर से वो माइनिंग एक्सपीरियंस करने का मौका दे सकते हैं, आपको फिर से वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं जो 2009 में सभी ने मिस कर दी। 2010 में, अब 2012 में, 2016 में हाल्विंग के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों को मौका मिलता कि वो लोग अपना बिटकॉइन अप्रिशिएट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वो मौका मिस करने के बावजूद दोबारा जो है आप सभी को ये मौका मिल रहा है। हमारे ये डिजिटल एनएफटीज हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल बीटीसीसी की डिजिटल माइनिंग कर सकते हैं। सो इसके बारे में हम लोग और जानकारी देंगे और समझते हैं किस तरह से बीटीसीसी का डिजाइन हुआ है पूरा इकोसिस्टम। सो बीटीसीसी जो है, बिटकॉइन कोड, ये हमारी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है। ब्लॉकचेन कौन सी? BTC20 स्मार्ट चेन हमारी खुद की ब्लॉकचेन है जो हमने लॉन्च करी है 2 अक्टूबर 2023, कुछ 6 महीने पहले। अब ये कॉइन जो है वो एग्जैक्ट कॉपी है बिटकॉइन की, तो इसकी भी सप्लाई जो है वो 21 मिलियन है। सप्लाई जो है इसकी भी ओनली थ्रू माइनिंग है, यानी कि आज अगर कोई खरीदना चाहे तो वो नए कॉइन नहीं खरीद सकता है। जो अभी तक सप्लाई में आ चुके हैं वही कॉइन्स को वो खरीद सकता है। और वो इनफैक्ट जो ऑलरेडी माइनर्स माइन कर रहे हैं बिटकॉइन कोड को,
BTCC को, उनके थ्रू ही ये पॉसिबल है। इनफैक्ट अभी तक ये कॉइन किसी एक्सचेंज पे लिस्ट भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद आज की तारीख में भी आप इसे $61 में कैश आउट कर सकते हैं। इसका भी जो सप्लाई है वो 7200 BTCC एवरी डे है। और इसको भी अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो इसका अभी जो सप्लाई है वो 50 BTCC एवरी 10 मिनट्स है। मतलब कि हर 10 मिनट में 50 BTCC बढ़ते हैं, जितने भी लोग माइनिंग कर रहे हैं उन सभी के बीच में। हाल्विंग जो है यहाँ पर भी 4 साल में है। ऑल टाइम हाई हमने सिर्फ 80 दिनों में अचीव कर लिया। सो अक्टूबर 2 को जब ब्लॉकचेन लाइव हुई, वहां से सिर्फ 80 दिनों के अंदर हमने $3 से शुरुआत की थी एक मिनिमम लिक्विडिटी के दम पे, और हमने 87.782 हमने क्रॉस कर लिया। सोचिए कि सिर्फ 80 दिनों के अंदर जब हम 87 क्रॉस कर सकते हैं, बिटकॉइन को ये 2 डिजिट्स में आने में कम से कम 3 साल लगे थे। और हमने ये सिर्फ 80 दिनों में कर लिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग ये टेक्नोलॉजी में डिजिटली ज्यादा एडवांस्ड हैं। बिटकॉइन की जो फिजिकल माइनिंग हो रही है आज की तारीख में बहुत ही कमर्शलाइज्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको हमको सबको मौका है इस 140 इयर्स के माइनिंग प्रोग्राम में शामिल होने का, और अपने डे 1 से बिटकॉइन कोड का माइनिंग करने का। ब्लॉकचेन जो है हमारी, उसमें अपने खुद के बहुत सारे फीचर्स हैं, और इस ब्लॉकचेन को हमने बहुत ही स्केलेबल अडेप्टेबल बनाया है। सिक्योर्ड ब्लॉकचेन है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। इनफैक्ट ये पूरा जो माइनिंग का ट्रेंड चल रहा है BTCC का, वो भी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। सो हम अब बात कर रहे हैं हमारी खुद की ब्लॉकचेन का। तो BTC20 स्मार्ट चेन ये हमारी खुद की ब्लॉकचेन है। हमारा ऑफिशियल डोमेन जो है वो bitcoincode.technology है। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपल वेब ब्राउजर पे जाना है और वहां पे डायरेक्टली आपको bitcoincode.technology ये आपको एंटर करना है। और आप हमारे ब्लॉकचेन के जो होम पेज है वहां पे आप आ जाओगे। जैसे ही आप यहाँ पे आते हो और आपको यहाँ पे इस तरह से 2 टैब्स दिखते हैं। एक टैब जो है वो ये हमारा माइनिंग के डैशबोर्ड का है, और एक हमारा जो टैब है वो हमारा स्कैनर है, हमारा जो ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर पेज है उसका है। सो अगर हम हमारी ब्लॉकचेन की बात करते हैं, BTC20 ब्लॉकचेन, कोई पूछता है आपसे कि आप ये आपकी ब्लॉकचेन क्या है, किस तरह से डिजाइन की गई है। सो बेसिकली आपको टेक्नोलॉजी वाइज आंसर करना है। हमारी ब्लॉकचेन जो है वो EVM कंप्लाइंट है, इथेरियम वर्चुअल मशीन। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और आज की तारीख में बहुत सारी चेन्स जो है वो EVM पे डिजाइन हो रही है। अगर हमारी EVM कंप्लाइंट ब्लॉकचेन है तो इसका मतलब हम बहुत सारी ब्लॉकचेन्स को हम हमारे साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर हम जैसे जो ब्रिज इन ब्रिज आउट की बात करते हैं वो हम लोग कर सकते हैं। बीइंग EVM कंपैटिबल हमारे ब्लॉकचेन को टेक्नोलॉजी वाइज एडवांटेज भी देता है कि हमारी ब्लॉकचेन जो है वो अडेप्टेबल है और स्केलेबल है। हमारी जो TPS है, यानी कि ट्रांजेक्शन पर सेकेंड की स्पीड जो है, राइट, ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, ये 64,000 है। आपको पता है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की TPS क्या है? सिर्फ 6। आप गूगल कर लीजिए, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की TPS सिर्फ 6 है। मास्टर कार्ड वीजा कार्ड की जो है वो मेरे ख्याल से 20,000 के आसपास है। हमारी जो है 64,000 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, यानी कि बहुत ही फास्ट है। इनफैक्ट आप ब्लॉकचेन पे जब जाके देखेंगे तो आपको हर 3 सेकंड के अंदर एक ब्लॉक क्रिएट होते हुए दिखेगा आपको। अगर हम गैस फीस की बात करते हैं, इट इज लेस देन अ सेंट। तो सोचिए कि जब हम लोग डॉलर्स ट्रांसफर करते हैं वॉलेट टू वॉलेट या फिर एक्सचेंज टू वॉलेट, आपका एक USDT जो है वो कट जाता है अगर TRC20 का आप इस्तेमाल कर रहे हो, राइट। सोचिए कि आपको दिन में 10,000 ट्रांजेक्शन करने हैं, तो आपका 10,000 USDT जो है वो सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट चला जाएगा। लेकिन सोचिए कि हमारे पास भी हमारा USDT है, और अगर ये USDT हम लोग सप्लाई में ले आते हैं, और इसके ऊपर अगर आप 10,000 भी ट्रांजेक्शन करोगे तो आपकी जो गैस फीस लगनी है वो मुश्किल से $10 लगनी है। कहाँ $10,000 कंज्यूम हो रहे हैं और कहाँ पे $10 की आपकी गैस फीस आएगी, जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। तो हमारी ब्लॉकचेन जो है वो आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही डिस्ट्रप्टिव हो सकती है, और ये पूरे USDT का जो 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 पूरा ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम है उसको हिला सकती है। TRC20 का जो 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 बैरियर है,
जो हाई कॉस्ट है ट्रांजैक्शन ट्रांसफर फीस जो है, उसको हम लोग हिला सकते हैं, उतना पोटेंशियल हमारी ब्लॉकचेन में है। सो फास्ट है, स्केलेबल है, सिक्योर है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। बीटीसीसी हमारी ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन है और सप्लाई इस बीटीसीसी की ओनली थ्रू माइनिंग है, यानी कि पूरी तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। और हमारी ब्लॉकचेन पे बहुत सारे आईसीओज आ रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिनकी बदौलत जो बीटीसीसी जो है वो ऑब्वियसली ये आगे अप्रिशिएट होना ही होना है। सो जैसे हमने बताया कि यहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन पे दो टैब्स दिखते हैं आपको, कोड 20 और कोड या BTC20 एक्सप्लोरर। तो सबसे पहले पहला वाला जो टैब है, उससे आप ये पूरा माइनिंग का डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका खुद का वॉलेट कनेक्ट करके आपका खुद का भी यहाँ पे जो माइनिंग का सिस्टम्स है वो आप देख सकते हो। सो ये पहला टैब जो है वो आपको लेके जाता है डैशबोर्ड के ऊपर। इस तरह का ये आपका डैशबोर्ड रहता है। और जस्ट अ सेकेंड। ऑलराइट। सो इस तरह का आपका डैशबोर्ड रहता है, ये इंटरफेस रहता है, और यहाँ पे आप अपने स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, आपने कितना माइनिंग किया है, क्या माइनिंग चल रहा है, किस तरह से आपका कॉइन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। और ये जो है वो स्कैनर है, दूसरा वाला जो टैब है वो स्कैनर है, यानी कि ये आपके ब्लॉकचेन के जो ट्रांजेक्शन्स है उसका स्टडी करने के लिए ये पूरा आपका ये लिंक है यहाँ पे। तो कोड 20 जो है वो आपको डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, और ये BTC20 एक्सप्लोरर जो है वो आपको इस तरह से स्कैनर पे लेके जाएगा। तो ये आपका डैशबोर्ड हुआ, माइनिंग इंटरफेस, और ये आपका एक्सप्लोरर हुआ। सो अगर आपके पास में BTCC का वॉलेट है, तो आप उस वॉलेट के ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पे देख सकते हो सारे। जैसे कि हम लोग नॉर्मली दूसरे ब्लॉकचेन के स्कैन करते हैं, राइट? तो जैसे पॉलीगॉन का पॉली स्कैन है, ट्रोन का ट्रोन स्कैन है, उस तरह से हमारी भी ब्लॉकचेन का यहाँ पे BTC20 स्कैनर है। और यहाँ पे हम सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड देख सकते हैं, कितना क्या काम हुआ है। सो अगर हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, तो हमने अक्टूबर में ब्लॉकचेन लॉन्च करी थी, और 2 अक्टूबर से लेके अब तक यहाँ पे हम जो है ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन ट्रांजेक्शन्स कर चुके हैं, 5.4 मिलियन टोटल ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके हैं, 5.5 मिलियन वॉलेट एड्रेसेस बन चुके हैं। एवरेज ब्लॉक टाइम जो है इट इज लेस देन 3 सेकेंड्स, और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर सेकंड में, हर लेस देन अ सेकंड के अंदर यहाँ पे एक नया ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, एक नया ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी कि ब्लॉकचेन की एक्टिविटी आप देख सकते हो यहाँ पे। आप यहाँ पे डेली ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी आप पूरा चेक कर सकते हो, यहाँ पे ऑलमोस्ट 4430। ये एक नई ब्लॉकचेन के लिए फिर भी डेली ट्रांजेक्शन का जो ये लिमिट है ये बहुत ज्यादा है, तो आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, इतनी कंपैटिबल हमारी ब्लॉकचेन है। ठीक है। सो ये हमारे ब्लॉकचेन के बारे में बताया हमने आपको, इस तरह से ये होता है। और आपको ये डैशबोर्ड को अगर एक्सेस करना है तो आपको सिंपली सिंपली आपको जो है एक अपना डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो है वो आपको अटैच करना रहेगा। और हम लोग अक्सर ट्रेनिंग में मेटामास्क वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप सभी को भी रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग मेटामास्क वॉलेट इंस्टॉल करो। अब मेटामास्क वॉलेट अभी मास्टर ट्रेनिंग चल रही है, तो मुझे मेटामास्क वॉलेट के ऊपर भी आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहिए। मेटामास्क वॉलेट जब भी आप इंस्टॉल करते हो तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमेशा न्यू वॉलेट का इस्तेमाल करिए। आपका पास पुराना वॉलेट चाहे हो या नहीं हो, आपको हमेशा नया वॉलेट इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास में पुराना वॉलेट ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसके बावजूद यहाँ पे जाके आपको जो है नया ऐड अकाउंट करके नया वॉलेट क्रिएट करना रहेगा, जब भी आप किसी नए डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट पे आप काम करना शुरू करते हो। इसके अलावा आपको कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको सिक्योर रखनी है, और इस इंफॉर्मेशन में आपका आता है सबसे पहला आपका वॉलेट एड्रेस, राइट? ये आपका वॉलेट एड्रेस है, यहाँ पे इसको आपको संभाल के रखना है। दूसरा जो आता है आपके वॉलेट का सिक्योरिटी पासकोड, जिसको हम बोलते हैं 12 वर्ड्स का नेमोनिक कोड, जो 12 शब्दों की आपकी की होती है, राइट?
वो आपको मिलती है, यहाँ से आप सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स के अंदर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। और यहाँ पे देखिए ये रिकवरी पास फ्रेज है, यानी कि इसकी जरूरत पड़ती है आपको जब भी आप अपने एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर अपना मेटामास्क वॉलेट शिफ्ट करते हैं। सो ये आपको सिक्योरिटी सीक्रेट रिकवरी फेज जो है वो आपको संभाल के रखना होता है। ये 12 शब्दों का है और इन 12 शब्दों को आपको एक ऑर्डर में याद रखना रहता है, तो लिखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा आपको अपने वॉलेट की प्राइवेट की जो है वो भी आपको संभाल के रखनी होती है। और ये प्राइवेट की जो है बेसिकली आपको यहाँ पे जब आप ये अकाउंट आप चूज करते हो, यहाँ पे आप ये 3 डॉट पे टैप करते हो तो यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स के अंदर आपको ये शो प्राइवेट की का ऑप्शन आता है। ठीक है। सो किसी भी वॉलेट को आपको सिक्योर करना है तो आपको ये 3 चीजें संभाल के रखनी है। इनफैक्ट जैसे आपने एक बार अगर ये नया वॉलेट क्रिएट किया है, ये नए वॉलेट के ऊपर आपको 12 शब्दों से आपने पहला जो मेन वॉलेट था वो तो आपने क्रिएट कर लिया, लेकिन बाद में जब आप सब वॉलेट्स क्रिएट करते हो सो उसके लिए आपको ये 12 शब्दों का पासफ्रेज जो है वो सबके लिए सेम रहता है। लेकिन आपके जो सब वॉलेट्स बनते हैं उन सभी की ये जो प्राइवेट की है वो सभी की डिफरेंट होती है। तो इसीलिए आप हम लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ ये 12 शब्दों को सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन साथ साथ में ये प्राइवेट की जो है इसको भी सेफ रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो जब आप नया वॉलेट इंस्टॉल करते हो तो नए वॉलेट के ऊपर आपको बेसिकली बाय डिफॉल्ट इथेरियम की ब्लॉकचेन दिखेगी आपको, राइट। और आपको इस तरह से ये इथेरियम कॉइन दिखेगा। अब आपको अगर ये BTC20 की ब्लॉकचेन को आपको इंस्टॉल करना है अपने वॉलेट पे, सो आपको क्या करना है, आपको हमारा स्कैनर खोलना है, scan.bitcoincode.technology। और जैसे ही ये स्कैनर खुलता है आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करना है नीचे। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड BTC20 स्मार्ट चेन का ऑप्शन है। जैसे ही आप ये ऑप्शन पे टैप करोगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन इंस्टॉल कर देगा और बाद में आपको स्विच करने का ऑप्शन भी देगा। सो इस तरह से आप देखोगे कि हमारी BTC20 की स्मार्ट चेन जो है वो आपके वॉलेट में इंस्टॉल हो चुकी होगी, राइट। सो अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो तो डायरेक्टली लैपटॉप पे आपने ये नया वॉलेट क्रिएट किया है और आप डायरेक्टली डैप में जाके ये हम लोग डायरेक्टली वेब ब्राउजर पे जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल के जो डैप ब्राउजर रहता है वहां पे जाके आपको वहां पे ये लिंक जो है scan.bitcoincode.technology इसको खोलना है। और फिर स्क्रॉल करके नीचे आपको ये ऐड BTC20 स्मार्ट चेन का जो ऑप्शन है वो आपको वहां पे इनेबल करना है। इससे आप हमारी ब्लॉकचेन को अपने वॉलेट पे इंस्टॉल कर लोगे, यानी कि आपको फिर हमारी ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन करना होगा तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये ब्लॉकचेन को स्विच करना है। अपने इथेरियम पे हैं, इथेरियम से आप BNB पे आ सकते हैं, आप BNB से पॉलीगॉन पे आ सकते हैं, और उसी तरह से आप हमारी 20 BTC20 स्मार्ट चेन पे भी आप लोग शिफ्ट हो सकते हैं और सारे ट्रांजेक्शन अपने कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हो गया हमारी ब्लॉकचेन के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है सप्लाई और लिक्विडिटी का। इस टॉपिक को अच्छे से समझिए क्योंकि आप लोग आज जो है एक हाल्विंग के इवेंट में है, अभी हाल्विंग का साल चल रहा है। और हाल्विंग में हम लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन जो था वो 2009 में 0.0009 पे था और आज की तारीख में $70,000 क्रॉस कर चुका है। तो होता क्या है, ये सप्लाई और लिक्विडिटी, हमने डिमांड एंड सप्लाई देखा है। डिमांड एंड सप्लाई से ऑफ कोर्स अप्रिशिएट होता है, लेकिन एग्जैक्टली कॉइन की प्राइस जो डिटरमाइन होती है वो सप्लाई और लिक्विडिटी से होती है। सो अगर हम हमारे बिटकॉइन कोड की बात करते हैं या फिर हम लोग किसी भी कॉइन की बात करते हैं, लेटर बिटकॉइन की ही बात कर लो, तो बिटकॉइन 2009 में 0.009 से कैसे वो $70,000 पे चला गया। सो यहाँ पे आपको समझना होगा कि कैसे कॉइन कॉइन अप्रिशिएट होता है। सो ये अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी के ऊपर पूरा गेम होता है क्रिप्टो करेंसी का। सोचिए कि आपके पास में 100 कॉइन है, 100 कॉइन्स है, और आपके पास में उस कॉइन के अगेंस्ट में लिक्विडिटी भी है। मैंने क्या बताया था शुरुआत में कि मान लो आपको बाइनेंस पे कोई कॉइन लिस्ट करना है तो बाइनेंस सिर्फ आपके कॉइन्स नहीं लेगा, आपकी कॉइन्स के साथ में उस कॉइन के अगेंस्ट में लिक्विडिटी की भी डिमांड करेगा। और वो लिक्विडिटी के बेसिस पर ही जो है आपके कॉइन का रेट जो है वो डिसाइड होगा, है ना।
तो जब भी कोई भी कॉइन होता है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी होती है, उसके अगेंस्ट में लिक्विडिटी होती ही होती है। और उस लिक्विडिटी के बेसिस पर ही जो है वो कॉइन की प्राइस डिटरमाइन होती है। सप्लाई और लिक्विडिटी हमेशा एक दूसरे के साथ में को रिलेटेड होती है। एक दूसरे के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई भी कॉइन का प्राइस निकाल पाओगे। कॉइन है और लिक्विडिटी है उसके सामने, उसके हिसाब से कॉइन का प्राइस डिटरमाइन हुआ। कॉइन मान लो 100 है और लिक्विडिटी में 1000 है, तो लिक्विडिटी में कितना है? 1000 डिवाइडेड बाय 100 कॉइन्स, यानी कि एक कॉइन की कीमत कितनी हुई? $10। राइट। उसी तरह से आपको समझना होगा कि ये कॉइन कैसे अप्रिशिएट होता है और कैसे डिप्रिशिएट होता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लेते हैं कि अभी मैं कोई भी कॉइन की बात करता हूं, लेट अस टेक XYZ कॉइन। ठीक है। और ये कॉइन जो है वो अभी मान लो कि सिर्फ 10,000 कॉइन्स ही हैं। ठीक है। और इसके अगेंस्ट में लिक्विडिटी जो है वो लेट अस अज्यूम कि 1 लाख है, $1 लाख है। ठीक है। सो कॉइन कितने हैं? 10,000। और लिक्विडिटी कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करते हैं तो एक कॉइन की कीमत कितनी आई? 10 डॉलर्स। ठीक है। अब सोचिए कि एज अ इन्वेस्टर मैंने $10 पे 10,000 कॉइन खरीद लिए। ठीक है। तो 10,000 कॉइन एट द रेट $10। ठीक है। सो कितना हुआ? ऑलमोस्ट ये हो गया $1 लाख। गलत है सही है? राइट। मैंने आज का जो रेट है, ये करंट रेट है कॉइन का। ये कॉइन का करंट रेट है, कितना है? $10। तो $10 में अगर मैंने 10,000 कॉइन खरीदे तो मुझे कितना पे करना होगा? मुझे $1 लाख पे करना होगा। इज इट नॉट? ठीक है। सो जब मैं ये $1 लाख पे करता हूं तो ये कहाँ जाता है? ये जाता है लिक्विडिटी में। और 10,000 कॉइन जो हैं वो वहां से कम हो जाते हैं। ठीक है। सो मेरा ऐसा करने से क्या हुआ? अब कॉइन कितने बचे? आई एम सॉरी, मैंने पूरे ले लिए क्या कॉइन? सॉरी। मैंने सिर्फ 1,000 कॉइन लिए। ठीक है। तो 1,000 के हिसाब से जो है $10,000 जो है। ठीक है। सो 10,000 कॉइन थे, उसमें से 1,000 कॉइन कम हो गए, यानी कि सिर्फ 9,000 कॉइन बचे हैं। और लिक्विडिटी में कितना इजाफा हुआ? $10,000 का, यानी कि अब लिक्विडिटी में कितना है? 1,10,000। तो इसके हिसाब से, अगर हम कॉइन की प्राइस निकालते हैं दोबारा, ठीक है, तो अब लिक्विडिटी में कितना है? 1,10,000। राइट। और कॉइन कितने हैं? सिर्फ 9,000। तो अब कॉइन का प्राइस क्या हो गया? अब कॉइन का प्राइस हो गया 12.22। ठीक है। अब 12.22 हो गया। अब फिर से हम लोग यही सिनेरियो रिपीट करते हैं। ठीक है। अब मैंने फिर से 10,000 कॉइन खरीदे। अब कितने पे खरीदे? 12.22 पे। तो कितना होगा? 12,200 जो है लिक्विडिटी में ऐड होगा। और कॉइन कितने बचेंगे? कॉइन सिर्फ बचेंगे 8,000। और लिक्विडिटी में कितना ऐड हो जाएगा? लिक्विडिटी में 12,1200 और ऐड हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 1,10,000 था, प्लस 12,200 ऐड हो गया, तो टोटल 1,22,000 हो गया। 200। ठीक है। डिवाइडेड बाय कॉइन कितने बचे हैं? सिर्फ 8,000। अब कॉइन का प्राइस क्या हो गया? 15.22।
27। राइट। तो इस तरह से क्या हुआ, कॉइन कम होते गए, लिक्विडिटी बढ़ती गई। राइट। और इस तरह से कॉइन की प्राइस जो है वो एप्रिशिएट होती गई। राइट। सोचिए कि अब फिर से एक बार और सिनारियो लेते हैं। अब हम लोग 5,000 कॉइन का लेते हैं कि किसी ने 5,000 कॉइन खरीद लिए। कितने पे खरीदे? 15.27 पे। ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम लोग 5,000 करते हैं तो कितना हुआ? 76,375। राइट। अब कॉइन कितने बचे? कॉइन सिर्फ बचे 3,000, क्योंकि 8,000 में से 5,000 कम हो गए। तो 76,375 कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे ऐड होगा? लिक्विडिटी में। पिछली लिक्विडिटी कितनी थी? 1,22,200। तो अब लिक्विडिटी कितनी हो गई? अब लिक्विडिटी हो गई 1,98,575। राइट। सो इसके हिसाब से अब कॉइन कितने बचे हैं? कॉइन तो सिर्फ बचे हैं 3,000। तो एक कॉइन की कीमत कितनी हो गई? एक कॉइन की कीमत हो गई $66.19। सो देखा आपने कॉइन की प्राइस किस तरह से अप्रिशिएट हुई। तो ये पूरा खेल जो है वो लिक्विडिटी का और सप्लाई का है। सप्लाई अगर कम है और लिक्विडिटी ज्यादा है तो वो कॉइन की प्राइस बढ़ेगी। और जब सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, इसी को आप रिवर्स करते जाइए। अब जिसने जिसने $10 में अगर कॉइन खरीदे थे, $10 में जिसने कॉइन खरीदे थे, और वो अगर यहाँ पे एनकैश करने जाएगा, राइट, 66। ठीक है, इसको भी हम लोग रिवर्स करते हैं। अब यहां से जो है वो रिवर्स ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है। सो 1,000 कॉइन अब वो बेच रहा है, कितने में बेच रहा है? 66.19 में। क्योंकि 10 में खरीदे थे और अब बेचेगा नहीं क्या? वो ऑलमोस्ट अपसाइड लेगा यहाँ पे। राइट। तो 66.19 इंटू अगर हम लोग 1,000 करते हैं तो ये आपका हो गया 66.191। 66,191। ठीक है। अब ये लिक्विडिटी में से माइनस होगा क्योंकि ये सेल हो रहे हैं। मतलब कि अब कॉइन सप्लाई में आ रहे हैं और लिक्विडिटी जो है वो बाहर जा रही है। तो जब ये कॉइन बेचे जाएंगे, कितने कॉइन अभी कॉइन कितने हो जाएंगे? 4,000 कॉइन हो जाएंगे। राइट। और हमारे पास में लिक्विडिटी कितनी बची थी? हमारे पास में 198,575 की लिक्विडिटी है। ठीक है। उसमें से हम ये माइनस करेंगे, 66,191 माइनस 198,575। तो अब लिक्विडिटी कितनी बची? 1,32,383। राइट। और इसको डिवाइड करेंगे हम बाय 4,000। जहां ये कॉइन 66 का था और सीधा मार्केट में डंप हुआ, सीधा 1,000 कॉइन ही सिर्फ डंप हुए, तो इसकी प्राइस कैसे हो गई? 33.09। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक कॉइन एप्रिशिएट होता है और किस तरह से डिप्रिशिएट होता है। ये मैं आपको बहुत ही लॉजिकल मतलब तरीके से समझा रहा हूँ। ऑफ कोर्स इससे और कॉम्प्लेक्स होता है ये सारी चीजें। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है, ये किस तरह से एक कॉइन एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे आते हैं जहाँ पे वो कॉइन को जो डेवलपर है वो लोग ही जो है वो एप्रिशिएट और डिप्रिशिएट करते हैं। सोचिए कि अगर किसी ने यहाँ पे सोचिए कि ये अगर प्राइस चली जाती मे बी $500 पे, और वहां पे जो ये कॉइन बचे हुए हैं, ये सिर्फ ये कॉइन ही अगर $500 पे डंप होते हैं तो कितना इम्पैक्ट आ जाता है। तो जब भी कोई इकोसिस्टम लॉन्च होता है तो वो ये किस तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही चीज जो है हम हमको हमारे जो सिस्टम्स है उसमें ही बता सकते हैं। ठीक है। सो हमारे पास में यहाँ पे एक खुद का सिस्टम है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग आपको सिखा सकते हैं किस तरह से ये कॉइन जो है हमारा BTCC $3 से $87 चला गया। आपको लॉजिक तो समझ में आ गया? आपको ये सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे जो हमने बताया, डिमांड एंड लिक्विडिटी, सप्लाई और लिक्विडिटी का, इससे ये समझ में आ गया। राइट। अब कैसे हमारे कॉइन की प्राइस बढ़ती है ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है।
इसको भी अच्छे से समझिए, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कंपोनेंट है आपको अगर यहाँ पे वेल्थ क्रिएट करनी है तो। सो हमारे पास में बेसिकली तीन माइनर्स हैं, तीन एनएफटीज हैं, और ये तीनों एनएफटी अपने आप से अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। ऑफ कोर्स ये तीनों एनएफटी की प्राइस भी डिफरेंट है। जैसे कि ये जियोन GT1X है, ये पर्पल कलर का, जिसकी प्राइस $50 है। जियोन GT10X जो ब्लू कलर का है, ये $500 का है। और जियोन GT100X जो है $5000 का है। अब जब भी आप ये एनएफटीज खरीदते हैं या आपको फ्री में मिल जाती है, तो आप इन एनएफटीज को जो है इस तरह से माइनिंग पे लगा सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ये डिजिटल एनएफटीज हैं, ये एनएफटीज को माइनिंग पे लगा दिया गया है ऑलरेडी, और इसके हिसाब से ये माइनिंग शुरू हो चुकी है। याद है हमने आपको बिटकॉइन की माइनिंग सिखाया था। बिटकॉइन की माइनिंग में भी आप प्रोसेसर लगाते हो, और वो प्रोसेसर को जब आप बिटकॉइन की ब्लॉकचेन आरपीसी नेटवर्क से जब कनेक्ट करते हो, तो वो आपके लिए बिटकॉइन माइन करके देना शुरू कर देता है। उसी तरह से यहाँ पे ये एनएफटीज को जब हम प्लग इन कर देते हैं, हम लोग जब नोड्स को डेडिकेट कर देते हैं, सो ये एनएफटीज आपको इस तरह से यहाँ पे बीटीसीसी माइन करके दे सकती है। ठीक है, लेकिन आपने देखा था जब बिटकॉइन की माइनिंग हमने एक्सप्लेन की थी, तो वहां पे आपको हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था, इंटरनेट कनेक्शन का बिल आएगा, आपको जो हार्डवेयर खरीदोगे उसका एक्सपेंस आएगा। तो ये सारी जो एक्सपेंसेस हैं आपके, वो कॉस्ट ऑफ माइनिंग आपकी डिटरमाइन करती है। ठीक है, सोचिए कि 2009 में जब आपने बिटकॉइन की माइनिंग किया होगा, शुरू किया होगा, उस टाइम पे तो बिटकॉइन की कीमत कितनी थी? $0.0009 थी। ठीक है, सो उस टाइम पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो आया ही होगा, उस टाइम पे आपको इंटरनेट कनेक्शन का बिल आया ही होगा। सो अगर ये हम कंपेयर करते हैं कि कॉस्ट ऑफ माइनिंग और जो आप माइन कर रहे हो उसका वर्थ कितना है, वो कितना वैल्यूएबल है, उससे आपका प्रॉफिट है या लॉस है वो डिटरमाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली उस टाइम पे तो ये कोई कीमत ही नहीं थी इसकी, बिटकॉइन की। तो उस टाइम पे जिन्होंने भी माइनिंग की होगी उनको कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पर भी कॉस्ट ऑफ माइनिंग, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इंटरनेट कनेक्शन का बिल आ गया, सब कुछ आ गया, वो महंगा होगा ऑब्वियसली कंपेयर टू जो हम माइन कर रहे हैं। यहाँ पर भी सेम लॉजिक, ये सेम लॉजिक यहाँ पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी आप बीटीसीसी माइन कर रहे हो उसका भी कॉस्ट ऑफ माइनिंग आपको देना होगा। आपको ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो कैलकुलेट होता है वो बी फ्यूल में होता है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है कि ये बी फ्यूल जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो भी एनएफटी आपकी माइनिंग कर रही है उसका हर दिन का जो कॉस्ट है वो वेरिएबल नहीं है, वो फिक्स्ड है, और वो आपको आएगा। राइट। सो अगर हम लोग ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग कर गिनते हैं और इसका निकालते हैं अंदाजा कि कितना आपको खर्चा आ सकता है ये अलग अलग एनएफटी का। सो $50 वाला जो एनएफटी है, $50 वाला एनएफटी आपको कॉस्ट देगा $3 हर दिन। यानी कि आपको अगर ये जियोन GT1X जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लगा के रखा हुआ है माइनिंग में, तो ये एक एक एनएफटी का जो खर्चा मुझे आता है वो $3 पर डे का आता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एनएफटी अभी माइनिंग कर रही है मेरे लिए। तो 10 × 3 डॉलर यानी कि $30 का खर्चा हर दिन आएगा, हर दिन। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं देख रहा हूं मैं क्या माइन कर रहा हूं, मैं बीटीसीसी माइन कर रहा हूं। और अगर मैं मुझे खुद को मैं 2009 से कंपेयर कर रहा हूं, तो उस टाइम पे भी बिटकॉइन की कोई कीमत नहीं थी। अभी भी ये बीटीसीसी की कीमत अगर हम लोग देखते हैं वैसे हैं, लेकिन जो चाहिए वैसे नहीं है। तो हो सकता है कि मेरा ये जो कॉस्ट ऑफ माइनिंग है जो $30 पर डे है, वो मेरा वसूल नहीं हो रहा होगा। राइट। सो ये इस तरह से आपको समझना है कि आप जो कॉस्ट जो आपका लग रहा है वो एक फिक्स्ड है वैल्यू, और जो आप जो माइन कर रहे हो वो एक वैल्यूएबल एसेट है, वो इनफैक्ट एक वेरिएबल एसेट है जो एप्रिशिएट हो सकता है। ठीक है, सो $50 का एनएफटी आपको $3 हर दिन का चार्ज लगाएगा।
500 का एनएफटी आपको हर दिन $30 का चार्ज लगाएगा, और $5,000 वाला एनएफटी आपको हर दिन $300 का चार्ज लगाएगा। तो आप अगर ये एनएफटीज को प्लग इन करके रखते हैं माइनिंग के लिए, तो आपको ये कॉस्ट आएगा ही आएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपको ये कॉस्ट जो है वो अप फ्रंट नहीं देना है। आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ऐसा नहीं बोल सकते कि 4 साल में जब वो बिटकॉइन $70,000 पे जाएगा तब मैं आपको बिल भरूंगा। वहां पे आपको कॉस्ट जो है वो अप फ्रंट देना है। और इसीलिए बिटकॉइन का माइनिंग जो है वो बहुत कमर्शियल हो चुका है। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह का खर्चा, वो लोग ही बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं आज की तारीख में। लेकिन हमारे यहाँ पे ये कॉस्ट जो है वो आपको अप फ्रंट नहीं देना है। आप चाहें तो इत्मीनान से इसको दे सकते हैं। आपका कॉस्ट जरूर यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है, लेकिन आपको जो है ये आज अभी नहीं देना है। ऑब्वियसली अगर आपको कॉस्ट अभी नहीं देना है तो ये एसेट आपका जरूर है, लेकिन अभी माइनिंग इंटरफेस में है। आपको अगर सिस्टम से बाहर निकालना है, यानी कि आपको अगर इसको इस्तेमाल करना है, जैसे कि अभी आप हमारे वॉलेट में देख सकते हैं। हम्म, जैसे कि आप हमारे वॉलेट में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 12 बीटीसीसी पड़े हुए हैं। अभी मैं चाहूं तो अमित जी को ये ट्रांसफर कर सकता हूं, अभी मैं चाहूं तो इसे बेच सकता हूं, अभी मैं चाहूं तो इसका जो करना चाहूं वो कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरे पास में मेरे वॉलेट में बाहर आ चुके हैं। आपको याद है, आप लोग बिटकॉइन बुमेरांग के प्रॉफिट जो है वो डायरेक्टली अपने वॉलेट में लेते हैं, आ जाता है, राइट? तो वॉलेट में आ गया मतलब वो आपका एसेट है। तो उसी तरह से उसको आप जो चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर भी वही चीज लागू होती है कि ये एसेट तो आप ही का है, लेकिन ये एसेट को अगर आपको इस्तेमाल करना है, इसको बाहर निकाल के इसको इसका यूज करना है, तो आपको यहाँ पे ये कॉस्ट जो है वो चुकानी रहेगी। क्योंकि कॉस्ट जो है माइनिंग की वो हम अप फ्रंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है? पर जब भी इसको बाहर निकालना होगा आपको ये कॉस्ट देनी रहेगी। अब अगर ये बीटीसीसी की कॉस्ट हम लोग अगर देखते हैं, तो शवेज ने क्या किया है, शवेज ने ये कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कर दी है। और ये कॉस्ट जो है वो 0.0125 है। यानी कि कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन जो माइन हो रहा है वो वेरिएबल एसेट है। जो एप्रिशिएट होगा तो अपसाइड देगा, प्रॉफिट देगा, और अगर डिप्रिशिएट होगा तो वो आपको ऑब्वियसली लेस बेनिफिट देगा, ठीक है? सो आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि $50 वाली एनएफटी का आपको $3 का खर्चा हर दिन आता है। $500 वाली एनएफटी का खर्चा आपको $30 हर दिन आएगा। $5,000 वाली एनएफटी का $300 का खर्चा आपको हर दिन आएगा। और ये जो कॉस्ट है जो आपकी, ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है, ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है ये कहाँ पे जाती है? ये जाती है लिक्विडिटी में। तो जो भी आपकी ये फीस आती है यहाँ पे, ये सारी की सारी फीस जो है, कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है, ये अल्टीमेटली जाती है लिक्विडिटी में। तो सोचिए कि आप और हम सब मिलके जो भी माइनिंग कर रहे हैं वो इन अ वे हर कोई व्यक्ति जो है ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग पे करेगा, अगर उसको ये बीटीसीसी बाहर निकालना है सिस्टम से। तो जब भी ये पे करेगा वो जाएगा हमारी लिक्विडिटी में, और लिक्विडिटी में इस तरह से इजाफा होगा, वो अगेन कॉइन की प्राइस अप्रिशिएट करेगा, ठीक है? सो यही एग्जांपल हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब सोचिए कि आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को ये ब्लॉकचेन लॉन्च हो रही है, और सिर्फ 3 माइनर्स जो हैं वो ही आज की तारीख में माइन कर रहे हैं। 3 माइनर्स में से एक जो है वो $50 वाला एनएफटी है, दूसरा जो है 500 वाला, और तीसरा जो है 5,000 वाला। सो 3 माइनर्स हैं। 3 माइनर्स जो है वो एनएफटी माइन कर रहे हैं, एनएफटी जो सप्लाई है वो माइन कर रहे हैं उसमें से। तो सप्लाई हमारी आज की तारीख में कितनी है? 7200 बीटीसीसी एवरी डे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट ऑल द माइनर्स, जितने भी लोग माइन कर रहे हैं। और उसी को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो ये सप्लाई आती है 50 बीटीसीसी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट ऑल द माइनर इन एवरी 10 मिनट्स, ठीक है?
सो अगर हम लोग ये 70 to 100 का एक दिन का जो हमारा सप्लाई है उसको कैलकुलेट करते हैं, सो ये तीनों एनएफटी का हैश पावर अलग है। हैश पावर क्या होता है? हैश पावर आपका होता है सिमिलर टू हॉर्स पावर ऑफ अ कार। सो जिस कार का हॉर्स पावर ज्यादा रहता है वो कार उतना फास्ट स्पीड से दौड़ती है। उसी तरह से जिस एनएफटी का हैश पावर ज्यादा रहेगा वो एनएफटी ज्यादा ग्रैब करेगी ये सप्लाई में से। ठीक है। ये पानी की बोतल है आज मेरे पास में यहाँ पे। अगर इस रूम में दो लोग हैं, अमित जी और मैं, तो ये जो है, ये जो 750 ml है, ये हम दोनों में बटेगा। ठीक है। लेकिन अगर इस रूम में 10 लोग रहेंगे तो ये 750 ml हर किसी व्यक्ति में बटेगा, और ये हर किसी व्यक्ति को कम मिलेगा। ठीक है। अब अमित जी, मेरा, सबका जो जो हैश पावर है वो सेम है। ठीक है। तो सभी को इक्वली मिलेगा। लेकिन अमित जी का ज्यादा है, मेरा कम है, किसी और का ज्यादा है, तो हर किसी को उनकी हैश पावर के हिसाब से मिलेगा, यानी कि किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। लेकिन बटेगा कितना? बटेगा तो 750 ml ही बटेगा। उसी तरह से सप्लाई जो है वो 70 to 100 है, और यही 70 to 100 की सप्लाई जो है सब हर किसी में बटेगा। तो जितने भी लोग माइन करेंगे उनकी हैश पावर के हिसाब से उतना क्लेम करेंगे। तो अगर आप आप अगर अच्छी हैश पावर से माइन करोगे, आपको इसी फिक्स्ड सप्लाई में से ज्यादा मिलेगा। अगर हैश पावर कम है, कम मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ये जो है $50 वाला एनएफटी है, ये 500 वाला, और ये 5000 वाला। तो डिपेंडिंग ऑन हैश पावर, ये 70 to 100 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर 24 घंटे में $50 वाले एनएफटी को यहाँ पे 6486 मिलेगा, इसको 648 मिलेगा, और इसको 6486 मिलेगा। ठीक है। जहां 5000 वाले दो माइनर्स आ गए तो बटेगा दोनों के बीच में 6486, लेकिन हर किसी को 3243 ही मिलेगा। अगर यहाँ पे पांच आ गए तो वही बीडीसीसी जो है कम है, सप्लाई तो उतना की उतना ही बट रहा है, लेकिन हर किसी को अब कम मिल रहा है। ठीक है। अब सोचिए कि ये लोग माइन कर रहे हैं, 70 to 100 बिटकॉइन जो है वो सप्लाई में आ चुका है, और अब जो है ये लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब है कि ये जो फीस है बीफ्यूल में वो पे कर रहे हैं। और हमने देखा था बीफ्यूल में जो प्राइस आती है वो कितनी आती है, $3, $30 और $300, राइट। सो अगर एक दिन का माइनिंग हुआ है तो ये वाला जो माइनर है ये $3 देगा, ये वाला माइनर $30 देगा, ये वाला माइनर $300 देगा। लिक्विडिटी में कितना आया? 333। सप्लाई में कितना आया? 7200। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, 333 की लिक्विडिटी है डिवाइडेड बाय 70 to 100 है, तो कितना हुआ? 0.04625, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस कितनी हुई? 0.04625। ठीक है। तो जब शवेज ने ये ब्लॉकचेन लॉन्च करी थी उस टाइम पे उन्होंने जो सप्लाई थी उसके अगेंस्ट में एक मिनिमम लिक्विडिटी रखी, और कॉइन की प्राइस जो थी वो $3 रखी थी। ठीक है। अब क्या हुआ, हमने डे 1 से 20,000 माइनर्स के साथ में ये माइनिंग का पूरा डैशबोर्ड जो था वो लाइव किया था। अभी यहाँ पे अगर आप देखिए कि आज मान लो कि दूसरा दिन है, ठीक है, लेकिन माइनर्स उतने के उतने ही हैं, यानी कि और 333 ऐड हो गया लिक्विडिटी में, और 7200 ऐड हो गया, तो कॉइन की प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रेशियो है वो तो सेम टू सेम ही है। लेकिन सोचिए कि जब यहाँ पे माइनस बढ़ जाएंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे 5000 माइनस आ गए, यहाँ पे 10,000 माइनस आ गए, और यहाँ पे 15,000 माइनस आ गए, तो सोचिए कि आप अब 30,000 माइनर्स आ चुके हैं। और जब 30,000 माइनर्स यहाँ पे माइनिंग करेंगे हर दिन, तो ये माइनिंग का जो कॉस्ट है वो भी कैलकुलेट होगा, और अगर कॉस्ट कैलकुलेट हुआ है तो वो लिक्विडिटी में आएगा ही आएगा, राइट। तो जब ये कॉस्ट लिक्विडिटी में जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, और लिक्विडिटी अगर बढ़ जाएगी, सप्लाई जो है वो कम रहेगी, तो ये कॉइन का प्राइस जो है वो एप्रिशिएट होना ही होना है। ठीक है। सो अगर हम बीटीसीसी की बात करते हैं तो बीटीसीसी जो है वो आज की तारीख में इसका अगर हम लोग लिक्विडिटी देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास में डैप में ही स्वैप का एक फीचर है,
वो स्वैप के ऑप्शन पे आप जाते हैं तो आपको इस तरह से ये ओवरव्यू देखने मिलता है, और ये ओवरव्यू पे एक्चुअली आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल लिक्विडिटी कितनी अवेलेबल है। राइट। ये जो कॉइन था वो अक्टूबर में लॉन्च हुआ था, माइनिंग के थ्रू ही सप्लाई में आता है। और धीमे 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 क्या हुआ कि कॉइन जो है वो सप्लाई में कम होता गया, लिक्विडिटी जो है वो ज्यादा होती गई, क्योंकि लोगों ने हार्वेस्टिंग करना शुरू किया। हार्वेस्टिंग करना शुरू किया मतलब लिक्विडिटी में इजाफा करना शुरू किया। तो ये लिक्विडिटी जो थी $37 मिलियन पे चली गई थी। और इसी वजह से कॉइन का जो प्राइस था वो $87.725 हो चुका था, जो ऑल टाइम हाई है हमारा। और वहां से क्या हुआ, बुमेरांग लॉन्च हुआ। जब बुमेरांग लॉन्च हुआ तो बुमेरांग को खरीदने के लिए या फिर हमारे जो जो दूसरे सारे सिस्टम्स आने लगे, लोगों ने क्या किया कि लोगों ने जो है वो कॉइन्स को नहीं जाना, नहीं पहचाना। तो लोगों ने वो जितना भी माइन किया था वो सारा माइन किया हुआ कॉइन जो है वो बेचना शुरू किया। जब बेचना शुरू किया यानी कि कॉइन सप्लाई में रह गया है, और जो लिक्विडिटी है वो खाली हो रही है। तो लिक्विडिटी जब कम होती गई यहाँ पे, तो ये बेसिकली कॉइन फिर भी आज की तारीख में 61 डॉलर्स पे अभी भी ट्रेंड कर रहा है, ऑलमोस्ट $60.8 पे। तो आपने देखा समझा किस तरह से ये कॉइन जो है वो एप्रिशिएट या डिप्रिशिएट होता है, और वही प्रिंसिपल जो है हमारे बीटीसीसी के लिए भी लागू होता है। सो अगर आप लोग जानते हैं, समझते हैं कि ये हमारा कॉइन है, ये हमारी ब्लॉकचेन है, तो सभी से गुजारिश रहेगी कि अगर आप लोग इस चीज को अच्छे से समझेंगे तो जितना भी प्रैक्टिकल यूज केस हम लोग ला सकते हैं ब्लॉकचेन पे उतना हमें लाना चाहिए। जितना भी फ्रेश फंड हमारी लिक्विडिटी में आना आ सकता है उतना हमें लाना चाहिए। सो अभी सोचिए कि शवेज भी वही प्लान करके बैठे हैं। जब बिटकॉइन जब बुमेरांग का आईसीओ लॉन्च होगा, तो बुमेरांग का आईसीओ कहाँ पे लॉन्च होगा, हमारी बिटकॉइन कोड की ब्लॉकचेन पे लॉन्च होगा। तो अगर हमारी ब्लॉकचेन पे लॉन्च हो रहा है मतलब कि गैस फीस में क्या लगेगा, गैस फीस में आपको हमको सभी को बीटीसीसी लगेगा। और अगर बीटीसीसी लगेगा तो बीटीसीसी अभी किसके पास है, जितने भी माइनर्स हैं उनके पास में है, क्योंकि बीटीसीसी और कहीं से आ ही नहीं सकता। इनफैक्ट जो सप्लाई में आ चुका है, सप्लाई में कितना आ चुका है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखिए, ये ऑलमोस्ट 12,95,150, 12,95,150 बिटकॉइन कोड जो है अभी सप्लाई में आ चुका है। और ये हर दिन 7,200 बिटकॉइन कोड जो है वो ऐड होता रहता है सप्लाई के अंदर। और ये बढ़ता कितने कितने लोगों के बीच में है, जितने लोग माइनिंग करते हैं उन सबके बीच में बढ़ता है। ठीक है। सो आई होप ये लिक्विडिटी और ये सप्लाई का जो चैप्टर था वो आप सबको ख्याल आ चुका होगा, और ये अच्छे से गांठ बांध के सीख लो, समझ लो, क्योंकि यही जो प्रिंसिपल है वो पूरे क्रिप्टो के करेंसीज पे काम करता है। तो कोई भी कॉइन अगर पंप और डंप हो रहा है, तो पंप हो रहा है मतलब कि कॉइन बाहर आ रहा है, लिक्विडिटी अंदर जा रही है। डंप हो रहा है मतलब कॉइन अंदर जा रहा है, लिक्विडिटी बाहर आ रही है। तो अगर लिक्विडिटी अंदर रहेगी तो कॉइन के अगेंस्ट में लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी, कॉइन एप्रिशिएट होगा। लिक्विडिटी अगर बाहर होगी, कम होगी, तो कॉइन डिप्रिशिएट होगा। ठीक है। मिंटिंग और माइनिंग ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, और ये आपकी पहली एनएफटी कैसे मिलती है ये सब भी आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये आपके अपलाइन या सीनियर जो भी होंगे वो समझा देंगे। लेकिन मान लो अगर अभी किसी को अपना माइनिंग शुरू करना है, ठीक है। सो हमारे वी आर ऑल सतोशी का जो प्लेटफॉर्म है वो हमारा एफिलेट प्रोग्राम है, और वहाँ पे आपको पता है इस तरह से एक सेक्शन है जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और ये सब्सक्रिप्शन के सेक्शन के अंदर आप जो हैं $50, $500 और $5,000 के एनएफटी जो है आप खरीद सकते हो। चाहे एक एनएफटी खरीदो या इनके मल्टीपल में खरीदो। सो आप जो भी वैल्यू का एनएफटी खरीदना चाहते हो आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो। सो ये हमारा सब्सक्रिप्शन का सेक्शन स्पेशली एनएफटी के सब्सक्रिप्शंस के लिए है। ठीक है। सो बेसिकली अगर किसी को भी यहाँ पे अगर शुरू करना हो अपना एनएफटी का माइनिंग, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे वी आर ऑल सतोशीज पे जो है अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे। उसके लिए ऑफ कोर्स स्पॉन्सर लगेगा, और वहां से पैकेज खरीदेंगे, चाहे कोई भी पैकेज हो। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको ये जो डैशबोर्ड दिखता है, ये डैशबोर्ड के ऊपर आपको इस तरह से एक येलो स्ट्रिप दिखती है, और वहां पे आपको एक वॉलेट एड्रेस पेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है।
सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना मेटामास्क वॉलेट जो है वो आपको तैयार कर लेना है। और तैयार करने के साथ साथ जो है आपको वहाँ पे BTC20 की ब्लॉकचेन भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेनी है। और ये इंस्टॉल करने के बाद में आपको अपना मेटामास्क वॉलेट एड्रेस कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जितनी भी NFT के पैकेजेस आप बाई करते हो, वो सारी NFT जो है वो आपको ऑटोमेटिकली इस एड्रेस पे मिंट होके मिल जाएगी। ठीक है। अभी ये पूरी प्रोसेस जो है वो मैनुअल है, आगे चल के सभी को ऑटोमेटेड मिंटिंग प्रोसेस से सबको मिलेगा। तो आप जो भी एड्रेस यहाँ पे इस येलो सेक्शन में पेस्ट करते हो, वो एड्रेस के ऊपर आपकी सारी NFT जो है वो मिंट हो जाती है। और जब NFT मिंट होती है, आपको यहाँ पे इस तरह से ये माइनर्स इन वॉलेट का जो सेक्शन दिख रहा है, ठीक है, माइनर्स इन वॉलेट, इस सेक्शन पे आपको दिखती है एनएफटी। इनफैक्ट यहाँ पर भी माई एनएफटी के अंदर भी आप देख सकते हो, जो एनएफटी आपकी मिंट होती है वो आपको वहां पे दिखती है। ठीक है। आपको ये सेक्शन एक्सेस करना है, यहाँ पे आपको इस तरह से ये एनएफटी दिखेगी। एनएफटी आपको यहाँ पर भी दिखेगी और आप जो है अपनी माइनिंग शुरू कर सकते हो। माइनिंग शुरू करने के लिए आपको बेसिकली ये एनएफटी को जो है उसको नोड्स को डेडिकेट करना होगा। ठीक है, मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं। और इसके लिए बेसिकली आपको जो है गैस फीस लगती है BTCC में। और ये BTCC आप तो अभी शुरुआत कर रहे हो, तो ये BTCC कहाँ से मिलेगा? तो जो आपके स्पॉन्सर है, जो आपके अपलाइन है, उनसे आप जरूर थोड़ा सा BTCC खरीद सकते हैं। मैं ऑब्वियसली आपको फ्री में देने को लिए नहीं कहूंगा, आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि BTCC जो है वो एक्सपेंसिव है, उन्होंने बड़ी मेहनत से माइन किया है। तो जो भी कॉस्ट है उसकी, और कॉस्ट के हिसाब से आप उनको कंपनसेट कर सकते हो और उनसे एक मिनिमम BTCC खरीद सकते हो, चाहे वो $5 का हो, $10 का हो। आप खरीद लीजिए उनसे, क्योंकि गैस फीस में आपको BTCC लगेगा। ठीक है। BTC जब आपके पास में आ जाएगा आपके वॉलेट पे, आप यहाँ पे अपने वॉलेट पे इस तरह से ये BTCC देख सकते हैं। और ये BTCC के थ्रू जो है आप यहाँ पे अपनी NFT जो आई है उसको माइनिंग में लगा सकते हैं। और आपकी यहाँ पे अब NFT जो है इस सेक्शन से, माइनर्स इन वॉलेट से माइनर्स इन नोड पे चली जाती है, और आप इस तरह से जो है वो आप यहाँ पे ये करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 NFT दिख रही है आपको, माई NFT में 4 दिख रही है। और ये 4 NFT जो है मुझे मिंट करके मिली गई, दी गई है सिस्टम की तरफ से। हमने ऑब्वियसली कोई पैकेज परचेज किया होगा, वहां पे हमें ये मिली है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे माइन सेक्शन है, और यहाँ पे देखिए 2 टैब्स हैं। ये माइनर्स इन नोड, जहाँ पे 10 NFT ऑलरेडी माइनिंग कर रही है, राइट। और माइनर्स इन वॉलेट में 4 नई NFT यहाँ पे आके दी गई है यहाँ पे। ठीक है। माइनर्स इन वॉलेट को जब हम एक्सेस करते हैं तो यहाँ पे ये 4 NFT है, ये 4 NFTs जो है हम लोग को अभी माइनिंग पे लगाना है। इन 4 NFTs को लगाने के लिए ऑब्वियसली हमको हमारे वॉलेट के ऊपर जो है गैस फीस लगेगी। ठीक है। सो अगर हम जैसे यहाँ पे एक NFT को यहाँ पे ये स्टेक का बटन दबाते हैं, तो ये अब जो है हमारे मेटामास्क वॉलेट के ऊपर ये जाता है ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे देखिए कि जो गैस फीस लग रही है वो 0.00 BTCC की गैस फीस जो है वो 0.00046792 BTCC लग रही है। ठीक है। तो हमने कहा था कि हमारी जो ब्लॉकचेन की गैस फीस है इट इज लेस देन अ सेंट। अगर हम देख रहे हैं कि एक BTCC की कीमत आज की तारीख में, एक BTCC की कीमत आज की तारीख में $60.8 है। तो 0.00046792 इंटू $60 करते हैं, $60.8। देखिए इट इज ऑलमोस्ट 2 सेंट जो गैस फीस आ रही है आपकी। ठीक है। ये ऑलमोस्ट $0.02 है, ये बहुत ही कम है, बहुत ही नॉमिनल है यहाँ पे। कंफर्म करते हैं, तो जैसे ही हम कंफर्म करेंगे आपको यहाँ पे एक मैसेज आता है, स्टेक माइनर सक्सेस।
और अब आप जब डैशबोर्ड पे आते हैं, यहाँ पे आपके माइनस चेक करते हैं, जो तो 10 माइनस थे उस पे अब जो है 11 माइनस हो चुके हैं यहाँ पे। ठीक है। और ऊपर देखिए, जो 4 एनएफटी थी उसकी जगह पे 3 हो चुकी है। राइट। और आप जब यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड से माइनिंग सेक्शन पे जाएंगे, सो वहाँ पे माइनर्स इन वॉलेट जो है वहाँ पे सिर्फ 3 एनएफटी बची हुई है, और माइनर्स इन नोड्स में अगर आप देखते हैं तो 4 और 4 8 9 10 11 एनएफटी हो चुकी है। ठीक है। दूसरा कि आप चाहें तो आपको जो एनएफटी मिली है उन एनएफटी को आप अपने दूसरे वॉलेट पे भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है। सो देखिए, मैं आपको एक और ट्रांसफर करके भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जिस दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर करना है उस वॉलेट का एड्रेस हम कॉपी करेंगे। ठीक है। सो हमने एड्रेस कॉपी किया, और यहाँ पे देखिए ये सेक्शन है जहाँ पे ये एनएफटीज है। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये 3 एनएफटीज हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये हम एनएफटी का नंबर नोट डाउन कर लेते हैं, 69361। 69361। ठीक है। सो ये वाली एनएफटी जो है हम लोग ट्रांसफर करेंगे दूसरे वॉलेट पे। 69361। 69361। ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से एक सीक्रेट चैम्बर हमारा खुलता है। माई एनएफटी पे डबल टैप करोगे तो एक अलग से सेक्शन खुलता है जिसके अंदर आपको इस तरह से ये एनएफटी दिखती है। तो पहली वाली एनएफटी जो है उस पर अगर हम डबल टैप करते हैं तो हमें बेसिकली ये देखिए यहाँ पे ये एनएफटी का डिटेल मिलता है। ठीक है। सो ये एनएफटी का डिटेल है, और इसका नंबर कहाँ पे दिखेगा। ओके, 69361। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, ट्रांसफर और सेल। सेल को अभी आपको इस्तेमाल नहीं करना है, हमारे पास में हमारा खुद का एनएफटी मार्केट प्लेस है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, अभी आप लोग नए हैं वहाँ पे मत जाइए। ट्रांसफर करना है, आप दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो भी आपका ये दिख रहा है ये एनएफटी, और आपने एड्रेस पेस्ट किया वहाँ पे कंफर्म किया, अगेन ये ट्रांजेक्शन भी ब्लॉकचेन पे सबमिट होता है, तो अगेन गैस फीस आती है। गैस फीस इस बार देखिए 0.00011 आई है। ठीक है। और इसको अगर आप कंफर्म करते हैं तो कंफर्म करने के बाद में आपका ये एनएफटी जो है वो आपने जो वॉलेट सबमिट किया है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। सो आपकी 3 एनएफटी थी, अभी 2 एनएफटी बची है यहाँ पे, और एक एनएफटी आपकी जो है वो दूसरे वॉलेट पे ट्रांसफर हो चुकी है। ठीक है। सो दूसरे वॉलेट को अगर हम लोग एक्सेस करते हैं, लेट अस चेंज द वॉलेट, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड पे अभी आपको एक एनएफटी दिख रही है। ठीक है। माइनिंग सेक्शन में जाते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे माइनर्स इन वॉलेट चेक करते हैं। सो देखिए हमारा जो एनएफटी का नंबर था 69361, 69361, वो एनएफटी यहाँ पे आ चुकी है। सो हम क्या करते हैं, मैंने क्या करके रखा हुआ है, हमने हमारी सारी एनएफटी को एक ही डेडिकेटेड वॉलेट पे करके रखा हुआ है, तो सारी एनएफटी जो है वो एक ही वॉलेट पे वहाँ पे माइनिंग करती रहती है। तो यहाँ से हम इस एनएफटी को यहाँ पे माइनिंग पे लगा देते हैं, अगेन दोबारा गैस फीस जो आएगी वो 0.004 समथिंग कुछ आएगी। हमने कंफर्म किया। अब यहाँ पे स्टेक माइनर इन सक्सेस हो गया। तो जो 1 एनएफटी थी यहाँ पे, फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको। ये देखिए 0 हो गया। माइनिंग पे गए हम, यहाँ पे हम हमारा चेक करेंगे माइनर्स इन वॉलेट, नहीं है। माइनर्स इन नोड्स यहाँ पे ढूंढते हैं, कौन सा नंबर था, 69361। ये देखिए 69361 यहाँ पे स्टेक हो चुकी है। ठीक है। सो अब एक एक और एनएफटी यहाँ पे ऐड हो गई है, तो हमारी हैश पावर और बढ़ जाएगी। ठीक है। ऑलराइट। सो आई होप ये चैप्टर आप लोगों के लिए क्लियर हो चुका होगा कैसे ये पूरा होता है। एंड हमने ये कॉस्ट भी निकाली, किस तरह से कॉस्ट ऑफ माइनिंग डिटरमाइन होती है। सो आपको जो आता है, जो कॉस्ट ऑफ माइनिंग लगती है वो आपको $3, $30, $300
वो आपको लगती है, लेकिन वो कैलकुलेट होती है बी फ्यूल में। अब बी फ्यूल क्या है वो समझने की बात है आपको यहाँ पे। सो बी फ्यूल जो है वो बेसिकली एनर्जी कोशेंट है। जैसे कि आप जब बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे थे, तो बिटकॉइन की माइनिंग में आपको इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आ रहा था, आपको हार्डवेयर परचेस करने का कॉस्ट आ रहा था, आपको इंटरनेट कनेक्शन का कॉस्ट आ रहा था। यहाँ पर भी आपको माइनिंग जो है वो फ्री नहीं है। माइनिंग के लिए आपको यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ माइनिंग देनी रहेगी, जो बी फ्यूल में कैलकुलेट होती है। आप सोचिए कि अगर आप यूएस में माइन कर रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 0.1751 है पर यूनिट। इंडिया के अंदर वही जो है 0.07 है, 07 है, और जिम्बाब्वे के अंदर वही 0.0051 है। तो बिटकॉइन का जो माइनिंग है वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग रीत से तरीके से एक्सपेंसिव है। लेकिन हमने क्या किया है, हम लोग अभी डिजिटल युग में है, हम लोग अभी डिजिटल माइनिंग के फेज में है। हमने कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो कांस्टेंट कर दी सभी के लिए। तो कोई दुनिया के किसी भी कोने में बैठा है, अपना कोई भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है, सभी के लिए कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो फिक्स्ड हो चुका है। एनर्जी कोशेंट हमारा जो है वो फिक्स हो चुका है। और एक बीफ्यूल की कीमत 0.0125 होगी हमेशा के लिए। यानी कि जो भी आप माइनिंग करोगे, एनएफटी जो भी आप प्लग इन कर दोगे माइनिंग के लिए, उसका कॉस्ट तो आपका फिक्स्ड ही रहेगा हमेशा। दिन का खर्चा जो है वो $3 ही आना है। लेकिन सोचिए कि एक ही दिन के अंदर अगर आप एक बिटकॉइन बना रहे हैं, तो वो एक बिटकॉइन आपका, बिटकॉइन कोड जो है वो आपका हो सकता है अभी $60 है, हो सकता है कल उठ के वो $1000 हो जाए, हो सकता है कि वो बिटकॉइन की तरह $70,000 हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ माइनिंग आपकी बी फ्यूल में हमेशा फिक्स रहेगी। कॉइन जो माइन कर रहे हो वो एप्रिशिएट या डिप्रिशिएट हो सकता है, उसके हिसाब से आपको अपसाइड मिल रहा है या डाउन साइड मिल रहा है, आप प्रॉफिट कर रहे हो लॉस कर रहे हो, वो डिटरमाइन होता है। सो आई होप ये बी फ्यूल आपको क्लियर हो चुका होगा। बी फ्यूल क्या है, माइनर्स रिक्वायर बी फ्यूल एंड माइनिंग फीस इज पेड इन बी फ्यूल। ठीक है। आगे चल के बी फ्यूल के और भी प्रैक्टिकल यूज केस जो है हम लोग ला सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं किस तरह से ये कॉस्ट ऑफ माइनिंग डिटरमाइन होती है। सो आप ये जो एनएफटी देख रहे हैं, ये एनएफटी जो है जियोन GT1X है, यानी कि $50 वाली एनएफटी है। आपको यहाँ पे ये दो चीजों को समझना है। एक है हैश पावर। ये एनएफटी का हैश पावर जो है वो 1 किलोवाट है। ठीक है। ऑब्वियसली 1 किलोवाट 10 किलोवाट से कम होगा, और 100 किलोवाट से और भी कम होगा। राइट। तो ये सबसे लोएस्ट हमारी ग्रेड की एनएफटी है जिसका 1 किलोवाट हैश पावर है। इस हैश पावर से आप जो है जो सप्लाई है, डेली सप्लाई, उसमें से थोड़ा सा कम बीडीसीसी क्लेम करते हैं। इसके साथ साथ आपको एक और चीज पे ध्यान देना है, जो है आपका बी फ्यूल कंजम्पशन। ये बी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो 0.00278 बी फ्यूल पर सेकेंड है। ठीक है। यानी कि ये अगर एनएफटी आप माइनिंग पे लगा देते हैं, तो 0.00278 बी फ्यूल आपका खर्चा आएगा हर सेकंड का। और यही खर्चे को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कितना है, 0.00278 पर सेकंड, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। राइट। तो 1 घंटे का खर्चा कितना हुआ, अगर हम डॉलर्स में बात करते हैं, सॉरी, अगर हम बी फ्यूल में बात करते हैं, तो 10 बी फ्यूल हुआ। और अगर हम 24 घंटे की बात करते हैं, तो आपका 240 बी फ्यूल हुआ। राइट। आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। दोबारा रिपीट करते हैं, 0.00278 बी फ्यूल, बी फ्यूल पर सेकेंड, यानी कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स। तो 10 बी फ्यूल 1 घंटे का, एक दिन के अंदर 24 घंटे, यानी कि 240 बी फ्यूल ये एनएफटी कंज्यूम करेगी एक दिन के अंदर, 24 घंटों के लिए। हर 24 घंटे में ये 240 बी फ्यूल का आपका कंजम्पशन हो जाएगा। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बी फ्यूल की कॉस्ट से, तो डॉलर में हमें चार्जेस मिल जाएंगे। कितना डॉलर है, 0.0125। ये कितना हुआ, $3। राइट।
इस तरह से ये $50 वाली एनएफटी जो है वो आपको $3 का खर्चा हर दिन देगी। यानी कि आप अगर वेकेशन पे गए हैं और आपने एसी ऑन करके छोड़ दिया है, भूल गए एसी ऑफ करना, तो जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा उसका बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो अगर आपने Xeon GT 1X अगर आपने माइनिंग करने लगा दिया है, तो वो आपको $3 का खर्चा हर दिन देगा ही देगा, एवरी डे। ठीक है। सो ये खर्चा कंफर्टेबल है कि नहीं है वो मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। सो $50 की एनएफटी, 140 ईयर्स ऑफ माइनिंग, हैश पावर 1 किलोवाट, माइनिंग फीस $3 एवरी डे। कैसे $3 आया? 0.0278 बी फ्यूल पर सेकेंड। एक सेकेंड के नो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स, 3600 सेकेंड हो गए। 240 का आया और ये $3 का प्राइस डिटरमाइन हुआ। ठीक है। उसी तरह से इसका कैलकुलेशन करोगे, इसका बी फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो 0.0278 है। ठीक है। और इसके हिसाब से $30 आता है। यानी कि अगर आप $50 वाली एनएफटी जो है वो अगर 10 एनएफटी लगा दोगे, तो वो आपका कॉस्ट जो आएगा वो 500 आएगा। और उसी तरह से एक एनएफटी का अगर $3 है तो 10 एनएफटी का आपका $30 आएगा। यानी कि अगर आप Xeon GT 10X जो है वो एक खरीदते हैं जो $500 की है, या फिर आप $50 वाली 10 एनएफटी खरीदते हो, दोनों का हैश पावर, दोनों का जो कंजम्पशन रेट है वो सेम ही रहेगा। ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं यहाँ पे Xeon GT 100X, और इसका पर जो आएगा ये आपका आएगा $300 एवरी डे। ठीक है। ये सब चीजें आपको जानना समझना बहुत जरूरी है। अब डिटरमाइन करते हैं कि प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन आपको समझना बहुत जरूरी है। इस सेक्शन को हम लोग बाइफरकेट करते हैं। सो बेसिकली ये यहाँ पे बीडीसीसी का करंट रेट दिखता है आपको। बी फ्यूल का रेट जो है वो तो फिक्स्ड है, 0.0125। ये जो प्राइस है वो एप्रिशिएट या डिप्रिशिएट हो सकती है। उसके हिसाब से जो है आपको अपना प्रॉफिट जो है माइनिंग का वो डिटरमाइन करना रहता है। ठीक है। सो ये बीटीसीसी यूएसडीटी की प्राइस है, यूएसडीटी का टोटल बी फ्यूल का प्राइस है। अब इसको एक एक करके समझते हैं, ये कौन कौन से सेगमेंट्स हैं। ठीक है। सो ये जो है ये आपके माइनर जो लग चुके हैं माइनिंग में, वो माइनर्स हैं। अगर हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे भी देखते जाते हैं। ठीक है। सो कितने नंबर ऑफ माइनर्स हैं? 11। और इनका हैश पावर कितना है? 11,000। ठीक है। वही चीज यहाँ पे बताई है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 43 माइनर्स हैं और इनका हैश पावर कितना है? 70,000। ठीक है। सो यहाँ पे जो माइनिंग हैश फी है वो आपके खुद का हैश पावर है। ऑलराइट। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये बी फ्यूल कंजम्पशन है। इसी बी फ्यूल को अगर आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका 54 लाख 5,000, सॉरी 5,40,500 है। उसको 0.0125 से कैलकुलेट करोगे तो ये आपका बी फ्यूल का कंजम्पशन नेटवर्थ है, ये आपका 6,776 56, सॉरी। सो अगर ये करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, सो आपका 54,05,00 इंटू 0.0125, तो 6,756,6,756। ठीक है। और ये जो है माइंड बीटीसीसी, मतलब इतना बीटीसीसी माइन हो चुका है, ये आपका खुद का एसेट है। और आज का जो करंट रेट है वो करंट रेट के हिसाब से ये जो है आपका 60, ये जो आपका बीटीसीसी का नेटवर्थ आता है। सो अगर ये हम लोग देखते हैं तो हमने देखा था कितना था, 71 के आसपास था। कितना था करंट रेट आपका? 74.235। ठीक है। सो उसका भी हिसाब करते हैं। 74.235 का रेट है और कितना बीटीसीसी है? 81.044। सो ये 6016 ये आ गया। ठीक है। और ये जो है पूरे सिस्टम का टोटल माइनिंग हैश फी है, यानी कि अभी तक जितने भी लोग माइनिंग कर रहे हैं उन सबका मिला के ये सिस्टम का टोटल हैश फी है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं, अब हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं यहाँ पे।
ये आपका बीडीसीसी का जो अभी रिवॉर्ड चल रहा है वो है ये 50 BDCC एवरी 10 मिनट्स। ये नंबर ऑफ माइनर्स है। ये माइनर जो हैं वो इतनी हैश पावर से माइन कर रहे हैं। ठीक है। ये बी फ्यूल का कंजम्पशन है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0125 से, तो ये कॉस्ट निकल रही है 0.0125। ठीक है। इतना बीडीसीसी माइन हो चुका है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 60.797 से, तो ये डॉलर्स में कॉस्ट निकल रही है 2753। और ये जो है ये पूरे सिस्टम का ये हैश है, ये माइनिंग है, माइनिंग पावर है, हैश पावर है ये पूरे सिस्टम का। ठीक है। सो अब यहाँ पे आप कितना प्रॉफिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसके ऊपर बात करते हैं। और ये हमारा आज के मास्टर वर्कशॉप का लास्ट सेशन रहेगा। यहाँ पे आपको समझना है आपको माइनिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है। सो अभी हम लोग आते हैं हमारे कॉस्ट ऑफ माइनिंग डिटरमाइन करने के लिए। इसके लिए हमारे पास में एक और एक्सेल शीट है। ओके, लेट इट बी। पहले यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है। और हम लोग डैशबोर्ड खोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। अभी आप समझिए। ठीक है। अभी हमारे पास में बीडीसीसी कितना है? 45.284। इतना बीडीसीसी है हमारे पास में। हमारी कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है हम लोग डॉलर में ही डिटरमाइन करेंगे। कॉस्ट ऑफ माइनिंग कितनी है हमारी? 4140। ठीक है, ये आ गई हमारी 4140। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं अभी जो करंट रेट है बीटीसीसी का, वो कितना है? 60.799। ठीक है। अब मान लो कि अगर मैं यहाँ पे ये एनएफटी जो लगी हुई है इसे अनस्टेक कर देता हूँ, यानी कि मैं जो हूँ इसको इसको अनस्टेक करके यहाँ पे निकाल देता हूँ, तो ये सारी एनएफटी अगर अनस्टेक हो जाती है, तो क्या ये बढ़ेगा बीडीसीसी? और क्या ये बी फ्यूल बढ़ेगा? जब माइनिंग हो ही नहीं रही है तो ना ही तो बीडीसीसी बढ़ेगा ना ही तो बी फ्यूल बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये जो 45,284 बीडीसीसी जो माइन हो चुके हैं, उसकी ये जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड हो चुकी है। ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ यहीं पे अगर हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये आपका हो गया 4140 डिवाइडेड बाय 45.284। तो ये आपका ऑलमोस्ट 91, यानी कि मेरा एक बीटीसीसी का जो निकला है, बीटीसीसी जो माइन हुआ है वो मेरा हुआ है $91.42 पे। ठीक है। तो जब तक ये कॉइन अभी कितने पे है, 60.17 पे है, जब तक ये कॉइन जो है ये $91 क्रॉस नहीं करता है, $92 क्रॉस नहीं करता है, तब तक तो मेरा कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी रिकवर नहीं होगा। क्योंकि इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं 45.284, तो ये आपके कितने डॉलर होते हैं? 60.799 इंटू 45.284, तो ये आपके होते हैं 2753 डॉलर्स। ठीक है। तो करंट रेट के हिसाब से जो मेरी कॉस्ट ऑफ माइनिंग है वो भी रिकवर नहीं हो रही है। लेकिन मुझे पता है कि आगे चल के सिस्टम्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज केस आएंगे, और जो जून जुलाई के अंदर ही हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शायद से
ये आई बुमेरांग का जब आईसीयू आएगा तो यही कॉस्ट जो है वो शायद से 100 क्रॉस कर जाएगी। ठीक है। सो $100 अगर कॉस्ट हो गई तो फिर ये जो आना है ये आपका हो जाएगा $4, 5 to 8। तो सोचिए कि जो कॉस्ट ऑफ माइनिंग अभी है वो तो फिक्स्ड है, वो बढ़नी नहीं है अभी, क्योंकि 45 जो है इतने डॉलर पे माइन हो चुके हैं, यानी कि $91 का मेरे को कॉस्ट आ चुका है, निकल चुका है मेरा इन 45 BTCC का। लेकिन यही 45 पीसीसी का अगर कॉस्ट $100 हो गया तो अब देखिए 45, 28 और 41, 40, यानी कि मैं अब साइड पे आ गया हूँ, मैं अब प्रॉफिट पे आ गया हूँ। इसी को अगर हम लोग सोचिए कि आने वाले हाल्विंग तक की बात करते हैं, फर्स्ट हाल्विंग में शवेज कहते हैं कि हमारा ये जो है शायद से $1000 क्रॉस कर जाएगा। अगर यही $1000 हो गया तो यहाँ पे आपका एक डिजिट और आ जाएगा, तो यही आपका हो जाएगा 45,284। और कॉस्ट ऑफ माइनिंग तो फिक्स्ड ही है, वो तो बढ़ना ही नहीं है, 4140। पर अगर आपने इसको होल्ड किया और होल्ड करके आपने खाली फर्स्ट हाल्विंग तक भी आप ले गए, फर्स्ट हाल्विंग के अंदर चलो ये $1000 नहीं $500 हो गया, तब भी आपको अपसाइड अच्छा खासा मिल जाएगा। मैं कहता हूं अगर 150 ही हो गया यहाँ पे तब भी आपको एक अच्छा खासा अपसाइड मिल जाएगा पर कॉइन। तो कुछ याद आ रहा है आप लोगों को कि 2009 के अंदर बिटकॉइन जो था वो $0.009 था, और 2024 के अंदर $70,000 पे है। यही मौका आपको दोबारा यहाँ पे मिल रहा है कि आपको दोबारा ये कॉइन जो है वो आज आपको नए सिरे से माइन करने का मौका मिल रहा है। ये कॉइन जो है आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे यूज केस शवेज लाते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा इसका प्राइस, तो जितना भी माइनिंग आप कर रहे हो वो पूरा के पूरा आपको बेनिफिट देगा। अगर हम ये कैलकुलेट करते हैं इसके हिसाब से तो मैं अभी आज की तारीख में माइनिंग ये एनएफटी जो है मैं क्यों माइनिंग पे लगा के रखूंगा अगर मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। क्योंकि बुमेरांग के जब लाइसेंसेस सेल होंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं उन सभी को फ्री में एनएफटी दिया जा रहा है $50 का, तो उतने माइनर्स ज्यादा आते जाएंगे। आपको याद है मैंने एग्जांपल दिया था वाटर बॉटल का। सो अगर ये दो लोगों में बट रहा है तो सबको बराबर बड़ा अच्छा अमाउंट मिलेगा, लेकिन जब यहीं पे 100 लोग आ जाएंगे इस कमरे में, 100 लोगों के बीच में अगर यही सप्लाई बटना है तो सभी को कम मिलेगा। तो आने वाले टाइम में माइनर्स जो हैं वो बढ़ेंगे या कम होंगे। आज मान लो यूट्यूब पे 200 लोग 300 लोग देख रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो सभी माइनिंग शुरू करेंगे तो 300 लोग तो और ऐड हो गए ना, माइनिंग में आ गए ना। और वो 300 लोग अपने 300 लोगों को अगर लेके आते हैं तो और माइनर्स आते जाएंगे, तो दिन ब दिन माइनर्स आते जाएंगे, सिस्टम की हैश पावर जो है वो बढ़ती जाएगी, यानी कि हर किसी को जो बिटकॉइन कोड आज मिलना है वो कल उतना नहीं मिलेगा, वो कम होता जाएगा। आपको देखना है मेरे पास में ये पुरानी शीट है, और यहाँ पे देखिए आई डोंट नो ये कब अपडेट की गई थी, लेकिन यहाँ पे देखिए 23 लाख 20 ये आपका हो गया ऑलमोस्ट 78 लैक्स हो गया आपका ये 23 करोड़ 78,000 78 लैक्स 1,000 आपका यहाँ पे हैश पावर दिख रहा है, और अभी का हैश पावर आप कंपेयर कीजिए। ये देखिए आई डोंट नो ये शीट कितनी पुरानी है, मेरे ख्याल से ये ऑलमोस्ट लाइक लास्ट के लास्ट सेशन में हम लोगों ने लिया था, तो ये ऑलमोस्ट 20 से 25 ये आपकी ऑलमोस्ट एक महीने पुरानी होनी चाहिए ये। तो एक महीने पहले हैश पावर जो था वो 23 करोड़ था, और आज की तारीख में 25 करोड़ है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनर्स और जुड़ते गए सिस्टम में, और माइनर्स आते गए, राइट। सो हर दिन जब माइनर्स जुड़ते जाएंगे तो जो आप आज माइन कर रहे हो वो कल माइन नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको डिटरमाइन करना है कि आप कितने बिटकॉइन हर दिन माइन कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला है योर नेट हैश पावर डिवाइडेड बाय टोटल हैश पावर मल्टीप्लाइड बाय डेली सप्लाई। यानी कि आपका जो हैश पावर है सिस्टम का उसको डिवाइड करो सिस्टम से, और मल्टीप्लाइड बाय डेली हैश पावर डेली जो सप्लाई है उसको करो। सो ये फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ये अकाउंट के ऊपर कितना ये कितना माइन हो रहा है,
सो 11,000 का हैश पावर है, डिवाइडेड बाय 254,987,000 इक्वल मल्टीप्लाइड बाय 7,200। सो देखिए 0.310 ये वाले जो एनएफटीज लगे हुए हैं, ये हर दिन 0.3 बीटीसीसी माइन कर रहे हैं। सो अगर मुझे ये हैश पावर और बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, ये एनएफटीज को भी और इंक्लूड कर दूंगा। सो लेट अस ऐड दिस एनएफटीज, अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, दोबारा जाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखते हैं। ठीक है, सो अभी हमने जो डिटरमाइन किया था कि हमारी अभी सिर्फ दो एनएफटी लगाई नहीं थी हमने माइनिंग में, उससे हम इतना बीडीसीसी हर दिन माइन कर रहे थे। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमने हमारी दो एनएफटी खाली ऐड कर दी, उसी से देखिए कितना फर्क आ जाएगा। ठीक है, अभी हैश पावर कितना हो गया, 13,000, डिवाइडेड बाय, अगर हम इसको करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 7,200, 0.36। सिर्फ दो एनएफटी मैंने खाली ऐड कर दी, वो भी $50 वाली। ये देखिए कि दिन का रेशियो चेंज हो गया। पहले मैं इतना बीटीसीसी बना रहा था, अभी इतना बीटीसीसी बना रहा हूँ। ये डेसिमल में बहुत कम लग रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे 365 दिन के अंदर आपको कितना फर्क दिख जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि आप कितना ज़्यादा एनएफटी लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको लगाना है। और इसके मुताबिक आप जो है अपना हैश पावर बढ़ा सकते हैं, और ये हैश पावर के थ्रू आप बीटीसीसी हर दिन माइन कर सकते हैं। ये बीटीसीसी आने वाले टाइम में बहुत ही वैल्यूबल एसेट बन सकता है। आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जो लाइव एग्जांपल दिख जाएगा आने वाले कुछ ही महीनों में, दिख जाएगा जब बुमेरांग का आईसीओ लॉन्च होगा। सो बुमेरांग का आईसीओ जब लॉन्च होगा तो वो आईसीओ आएगा बेसिकली हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर, और ब्लॉकचेन के ऊपर जब आएगा, लोग जो है माइनिंग करना शुरू करेंगे या फिर बीटीसीसी परचेज करना शुरू करेंगे। परचेज करना शुरू करेंगे तो हमारी जो लिक्विडिटी है उसमें इजाफा होगा। जब लिक्विडिटी में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली ये लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तो आपके कॉइन की और हमारे कॉइन की जो प्राइस है वो भी अप्रिशिएट होगी। सो आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो दौर है, वो यू नो बहुत ही रिवॉर्डिंग हो सकता है अगर आपने ठीक तरह से ये समझा, इस सिस्टम को जाना, इस माइनिंग प्रोग्राम को अपनाया। हम दोबारा 2009 का एक्सपीरियंस करने का मौका हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। सो अभी भी अगर आप लोगों को नहीं ये समझ में आ रहा है तो दोबारा आप वही मौका गवा दोगे जो आपने ऑलरेडी बहुत बार गवा चुके हैं। ठीक है, सो सभी से गुजारिश ऐसी रहेगी कि ये प्रेजेंटेशन जो थी, ये मास्टर वर्कशॉप था, ये पूरी तरह से हमने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि आपको लिक्विडिटी, सप्लाई, हमारा कॉइन, हमारी ब्लॉकचेन, सबके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। इस वर्कशॉप की जो ट्यूटोरियल है, ये इसका जो यूट्यूब लिंक है, प्लीज शेयर कीजिए अपनी टीम के साथ में। 2 घंटे का सेशन है, लेकिन ये टोटली आपका जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज कर देगा हमारे इस ब्लॉकचेन को लेके। सो अमित जी, आई थिंक इतना काफी रहेगा आज के लिए। ऑलरेडी हम लोग वीकेंड पे 2 घंटे का मास्टर वर्कशॉप कर चुके हैं, एंड आई होप ये लोगों को थोड़ा रियलाइज करवाने में मदद करेगा किस तरह से हमारा सिस्टम जो है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्लॉकचेन सिस्टम। सो ओवर टू यू, एंड विथ योर क्लोजिंग हम लोग ये सेशन कंक्लूड करेंगे। श्योर, थैंक यू वेरी मच तशीर जी। नॉन स्टॉप 2 आवर्स, मैं खुद 3 4 पानी पी चुका हूँ इसके बीच में, बट यू हैव बीन ऑन थ्रू आउट। सो दोस्तों, विल नॉट से मच। कहीं पे मैं पढ़ रहा था, ये दिस इज रिटन बाय को डेवलपर हैं जिन्होंने मेंशन किया हुआ है एक जगह पे, आप खुद पढ़ सकते हैं मगर मौका मिला। इसमें लिखा हुआ था कि
Being a Code 20 user with BTCC mining or nodes or validators of COD 20 operations or Boomerang along with ICOs, you can declare being a millionaire in a very short time. इस एक स्टेटमेंट को बहुत डिटेल से 2 घंटे में तशी जी ने आपको समझाने की कोशिश की है. अगर आप समझ चुके हैं, देन यू आर देयर, बिकम अ मिलियनेयर. यदि नहीं, तो डेफिनेटली यू ऑलरेडी नो a small note how to make it. शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन आप टीम के साथ. और अगर आपका कोई और डाउट है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपलाइन से या अपने अपने अपलाइन लीडरशिप टीम से संपर्क करें और क्लैरिटी लें. जानते रहिए, बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए. दैट इज सिंपल एम जो हमारे ट्रेनर खुद आपको बताते हैं. टिल द टाइम वी मीट अगेन ऑन आवर रेगुलर जोन, मंडे टू फ्राइडे एट 9 PM इंडिया टाइम. खुश रहिए, बढ़ते रहिए. तब तक टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर. थैंक यू मिस्टर जी. Thanks, Amit, and everybody have a great weekend. And learning